गाइस, अगर आप सीधा वीडियो देखना चाहते हो तो 15 सेकंड स्किप कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे ही नई स्टोरीज और मानवा में इंटरेस्टेड हैं और इसका नेकेड पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो में 100 कमेंट्स और 650 लाइक्स करके हाइप कर दो। बस मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। असल जिंदगी में अगर ऐसा कोई सच में होता ना और बिना अदला बदली के भी किसी रईस खानदान में पलता तो भी उसके घर वाले उसे लात मार देते और बाकी लोग उसकी खूब रैगिंग लेते और वो बस लोगों से पिटता रहता। एकदम घटिया और बोरिंग कहानी है। मैंने करवट ली और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उस छुपी हुई कहानी में तो रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सीधा दोपहर तक घोड़े बेचकर सोता रहा, फिर होटल में पेट भर के खाना ठूसा और शॉपिंग करने के लिए सीधा मॉल निकल गया। जो भी चीज़ पसंद आई बिना प्राइस टैग देखे सीधा उठा ली। वैसे भी मेरे बाप का पैसा थोड़ी था। मैंने तो एक डिलीवरी वाले को भी पकड़ लिया ताकि सारा सामान सीधा मेरे होटल पहुंच जाए। मैं पूरा दिन यूं ही पैसे उड़ाता रहा और जब तक मैं होटल वापस लौटा तब तक मैंने यांग मेई का एक कार्ड पूरा खाली कर दिया था। जब से उस औरत ने झांग यू से दोबारा जुगाड़ भिड़ाया था तब से उसका मुंह बंद रखने के लिए उस आदमी ने उसको कई बार तगड़ा माल भेजा था। सब मिला लिया जाए तो उसकी सेविंग्स करीब 1 मिलियन के आसपास थी। पर भैंस की आंख, मुझे इस सबसे क्या लेना देना। इतने सालों तक वो चुड़ैल असली मालिक को हमेशा यही पट्टी पढ़ाती रही कि उसके पास एक भी धेला नहीं है और वो इतने गरीब हैं कि उनके खाने तक के भयंकर वांदे हैं। इसलिए एकदम बचपन से लेकर जवानी तक उस बेचारे को कभी भी एक बार में 50 युआन से ज्यादा की रकम नहीं मिली। यहां तक कि वो हमेशा मेरे ही पहने और उतरे हुए पुराने कपड़े पहनता था। और दूसरी तरफ वो घटिया औरत और उसका लौंडा महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते थे। खासकर इसलिए भी क्योंकि उस मक्खन चोर को मिसेज झांग के महंगे कपड़े और गहने चुराने की बहुत गंदी आदत थी। उस आदमी की मेहरबानी और उसकी पर्दापोशी के चलते वो कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ी गई। मैंने उसके बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स का पूरा पैसा सीधा अपने नए वाले कार्ड में डाल लिया। फिर मैंने वो सारे खाली कार्ड्स सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। तुम समझ लो कि ये उस असली मालिक के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा हर्जाना था। वो लोग ये सारा पैसा असली मालिक के शरीर पर ही तो पानी की तरह लुटाएंगे। अस्पताल की वो सफेद चुभने वाली लाइटें आंखों में एकदम अंधा कर रही थीं। वो औरत अस्पताल के बिस्तर के पास चुपचाप बैठी थी और उसके फोन की स्क्रीन लगातार चमक रही थी। एक के बाद एक बैंक से पैसे कटने के मैसेज धड़ाधड़ उसकी स्क्रीन पर आ रहे थे। मैसेज की हर एक नई आवाज उसके कानों में किसी तेज चाकू की तरह बुरी तरह से चुभ रही थी। और फिर आखिरकार वो आखिरी मैसेज भी आ ही गया कि अकाउंट बैलेंस एकदम जीरो अंडा है। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं और उसके होंठ कांपने लगे। वो भयंकर गुस्से में बुदबुदाई, तू 2 कौड़ी का नीच इंसान है, तेरी ये सब करने की इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसकी आवाज़ दांत पीसने की वजह से फुफकार जैसी लग रही थी। भयंकर गुस्से से उसका पूरा चेहरा एकदम भयानक हो गया था। ये वो पैसा था जो उसने पेट काट काट कर इतने सालों में जोड़ा था। ये वही माल था जो उसने मेरे घर के डाउन पेमेंट के लिए रखा था। अब सब कुछ लुट चुका था। वो दांत पीस रही थी, सोच रही थी कि अभी उड़कर मेरे सामने आ जाए। उस आदमी की वो ठंडी चेतावनी और मेरी आखिरी भयानक धमकी उसके दिल पर किसी जहरीले सांप की तरह मजबूती से कुंडली मारे बैठी थी। उसके उबलते हुए गुस्से पर अचानक किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। अब उसके अंदर बस एक दम घोटने वाली बेबसी बच गई थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सच में मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ सकती थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन को लगातार घूरा और वो भयंकर नफरत से बोली, तू बस मेरा इंतजार कर, मैं तुझे किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ने वाली नहीं हूं। पूरे 6 दिन बाद सिस्टम स्पेस में सिस्टम ने एक बहुत ही गहरी और थकी हुई आह भरी। ये आज के पूरे दिन की उसकी 108वीं आह थी। सच में उसका बुरी तरह दिमाग का दही हो रखा था। उस दिन बाहर जाने के बाद से मैं लगातार 5 दिनों तक होटल में ही पड़ा था। पहले 2 दिन तो खाने और सोने के अलावा मैं बस अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहा। मैं पागलों की तरह इस नई दुनिया के बारे में पढ़ता और गहरी रिसर्च करता रहा। फिर अगले 3 दिन मुझे शेयर मार्केट में खेलने का ऐसा तगड़ा चस्का लगा कि बस तुम पूछो ही मत। सिस्टम मुझे एक साथ पूरे 5 स्क्रीन मजे से चलाते हुए देख रहा था। बाईं तरफ वाली स्क्रीन पर रियल टाइम चार्ट चल रहा था और बीच वाली स्क्रीन पर 5 ट्रेडिंग इंटरफेस एकदम खुले हुए थे। मैं अलग अलग अकाउंट्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को लगातार बहुत तेजी से आगे पीछे स्विच कर रहा था और मेरी दाईं तरफ वाली स्क्रीन पर दुनिया भर की फाइनेंस की खबरें और एनालिसिस रिपोर्ट्स भरी पड़ी थीं। सिस्टम पहले तो हक्का बक्का रह गया, पर अब उसे भी मेरी इन हरकतों की आदत पड़ गई थी। वो मुझे एक गुमनाम अकाउंट से नई एनर्जी वाली कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिराते और उसी वक्त सोशल मीडिया पर उस कंपनी के खिलाफ बहुत गंदी अफवाहें फैलाते हुए एकदम साफ देख रहा था। फिर मैंने दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करके उसके दुश्मन कंपनी के शेयर्स कौड़ियों के भाव खरीद लिए। ये सब देखकर सिस्टम चिल्लाया, होस्ट तुम तो पूरा मार्केट ही हिला रहे हो। सिस्टम तुरंत बोला, इसका हमारे मिशन से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा खुद को रोक नहीं पाया और मुझे ये बात याद दिलाने लगा, पर असली मजे की बात तो उसके बाद में थी। मैंने एक ठंडी सी हंसी हंसते हुए सिस्टम से साफ कहा, साला इससे मेरा क्या लेना देना है। और फिर जैसे ही शेयर की कीमत मेरी सोची हुई दिशा में बहुत तेजी से भागने लगी, मैं मजे से अपनी लेदर वाली कुर्सी पर पीछे टिक गया और एक ठंडी कोक का एक बड़ा घूंट मारा। तभी अचानक कमरे की घंटी बजी। मैं दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठा। मुझे अब उस फाइनल प्रॉफिट के नंबरों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अपनी खुजली अच्छे से मिटाने के बाद मुझे इन सब फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। सिस्टम ने उस स्क्रीन को ध्यान से देखा जिस पर पूरे 427% का भारी प्रॉफिट दिख रहा था और उसे अचानक लगा कि मैं बाहर जाऊं या फिर ना जाऊं, कोई भी कांड करने में मेरा कोई जवाब नहीं है। खाना खाते वक्त मैंने दीवार पर टंगी उस घड़ी को देखा और खुद के बारे में गहराई से सोचने लगा। मुझे लगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा ही आवारा बन गया था।
मैंने सोचा था कि बस शेयर मार्केट का हाल चाल देखूंगा, लेकिन ट्रेडिंग करने की ऐसी चुल मची कि अगले 3 दिन तक खुद को कमरे में बंद कर लिया। सच में इंटरनेट की लत बहुत खराब चीज़ है। हालांकि मेरी इस छोटी सी इंटरनेट की लत ने पूरी फाइनेंस की दुनिया में एकदम भयंकर गर्दा उड़ा दिया था और अनगिनत बड़ी ताकतों की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई थीं। इस पूरे हंगामे के बीच हर तरह की अटकलें और अफवाहें तेजी से उड़ने लगीं। हर कोई बस यही सोचकर अपना दिमाग का दही कर रहा था कि आखिर ये खतरनाक रहस्यमयी ट्रेडर है कौन। मैंने सुधरने की कसम खाई और तय किया कि कल से वापस स्कूल जाऊंगा। फिर मैंने सिस्टम का आज का मिशन देखा, जिस पर साफ लिखा था कि एक मैसेज भेजो। लियू रुयान को यह देखकर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे मैंने सीधा उसका चैटबॉक्स खोल लिया। उसका पर्सनल नंबर निकालने के बाद मैंने उस लड़की को बस मजे मजे में एक छोटा बिंदु भेज दिया। हाँ, और सिस्टम जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा वो तुरंत बोला, बहुत बढ़िया, एकदम कैजुअल, सिंपल और बहुत सीधा। ये बात तुम्हारी उस गिरी हुई इमेज पर बिल्कुल सूट करती है जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। उस लड़की ने एक सवालिया निशान भेजा और फिर धड़ाधड़ मैसेज करने लगी कि तुम आखिर कौन हो। उसने पूछा, तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला। मैंने चिढ़ते हुए त्योरियां चढ़ाई और सीधा उसे ब्लॉक मार दिया। बस यूं ही अपने टाइम पास के लिए। उधर दूसरी तरफ वो लड़की लगातार मैसेज टाइप कर रही थी और अचानक उसने अपने भेजे हुए मैसेज के ठीक आगे एक लाल निशान देखा। उसका चेहरा एकदम कंफ्यूज था और फिर वो इतना चिढ़ गई कि गुस्से में हंसने लगी भैंस की आंख। ये उसका पर्सनल नंबर था। अपने रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा उसने ये किसी को नहीं दिया था। पर आज अचानक उसे एक अनजान मैसेज मिला और खोलने पर उसे सिर्फ एक बिंदु दिखा। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि ये इंसान जरूर उन लोगों में से ही कोई है जो उससे हमेशा जलते हैं और कहीं से उसका नंबर जुगाड़ लिया है। उनका असली इरादा जानने के लिए उसने खुद से ही रिप्लाई किया ताकि वो उस इंसान से कुछ उगलवा सके। लेकिन नतीजा ये निकला कि कुछ ही मैसेज भेजने के बाद उसे सीधा ब्लॉक कर दिया गया। बेचारी की तो बोलती ही पूरी तरह बंद हो गई। वो उस मैसेज को डिलीट ही करने वाली थी कि अचानक मेरा चेहरा उसके दिमाग में आ गया, जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो। उसने तुरंत डिलीट करना कैंसिल कर दिया। जब से उसे ये पता चला था कि मैं भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हूं, वो कई दिनों से भयंकर खौफ में जी रही थी। उसे इस बात का डर था कि अगर मैं सनक गया तो उसकी गर्दन ही मरोड़ दूंगा। और हुआ ये कि मैं 6 दिन से स्कूल ही नहीं गया था, जिससे वो इतने दिनों तक फालतू में ही डरती रही। चलो, ये भी सही है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि काश मैं अब कभी भी स्कूल वापस ना आऊं। पर अफसोस की बात है कि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। बुधवार की सुबह लियू रुयान कल रात के उस भयंकर वाले गणित के सवाल पर अपना दिमाग खपाते हुए एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ पैदल जा रही थी और बस जैसे ही उसने बिल्डिंग का कोना मोड़ा, उसके दाहिने कान में अचानक से एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज गूंजी, लियू रुयान, गुड मॉर्निंग। और ये आवाज सुनकर वो बस वहीं पर एकदम से चौंक कर रुक गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे एकदम जम सा गया था और डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर उसने मुझे देखा, जो 6 दिन से उसे दिखा ही नहीं था। मैं वहीं उसके एकदम बगल में खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैंने कहा, हाई क्लास, बस शुरू ही होने वाली है, चलो अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। लियू ने अपनी सूखी हुई आवाज सुनी और अपना सिर घुमाकर बड़ी मुश्किल से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। मैं उसे घूर रहा था जो लगभग रोबोट की तरह चल रही थी। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से एक ही तरफ हिल रहे थे। मेरी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी और मैं बड़े ही आराम से उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी टिंग्स सिस्टम की आवाज आई, आज का मिशन पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि होस्ट ऐसे ही मेहनत करता रहेगा। उसने ये अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज सुनी और उसकी जान में जान आ गई। उसने चैन की गहरी सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिछले बदले हुए बर्ताव के कारण मैं अभी भी लगातार उसका कोई भयंकर वाला टेस्ट ही ले रहा हूं। लेकिन ये तो एक मिशन निकला। मिशन है तो सही है, अगर ये मिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी भी मेरा साथ देने को तैयार थी। लियू और मैं एक के पीछे एक करके क्लासरूम में घुसे और जब वहां बैठे सब लोगों ने मुझे लियू के ठीक पीछे पीछे चलते हुए देखा तो शोर मचाती हुई पूरी क्लास कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटे में चली गई। ये देखकर मैंने क्लास में हर एक बंदे की तरफ नजर दौड़ाई। मेरे देखते ही सभी क्लास वालों ने एक एक करके अपनी नजरें नीचे करके चुरा ली। मेरे आगे पीछे दाएं और बाएं बैठने वाले सभी लड़कों ने, यहाँ तक कि मेरे बगल वाले छपरी ने भी अपने अपने डेस्क और कुर्सियां मुझसे दूर खींच लीं। इस तरह मेरी सीट के चारों तरफ एक खाली जगह बन गई। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ नहीं दिखा और मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने उस डरपोक डेस्कमेट की किताबें झपट लीं। जहां तक मेरी किताबों की बात है, स्कूल के पहले दिन उन घटिया नालायक लड़कों ने उन्हें बुरी तरह फाड़ दिया था। वो डेस्कमेट मुझसे बहस करने ही वाला था, लेकिन मेरी एक खूंखार तिरछी नजर से वो इतना डर गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वो बेचारा बस अपने आंसू रोकता रहा। आसपास के लोगों की तरस खाती नजरों में उसने डेस्क पर सिर रखकर चुपचाप रोना शुरू कर दिया और कई लोगों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया था और वो छुपकर मेरे इस खतरनाक बदलाव के बारे में फुसफुसा रहे थे। लियू की डेस्कमेट झू यिंग भी लियू के कान के एकदम करीब झुकी और बहुत ही धीमी आवाज में चिल्लाई, ओ ए लियू, जरा उधर देख, भैंस की आंख, ये चेन फान तो पूरा का पूरा बदल गया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एकदम से इतना हैंडसम बन जाएगा, और खासकर उसका ये भौकाल वाला नया एटीट्यूड कसम से भाई गर्दा उड़ा दिया इसने। वैसे एक बात बता, तुम दोनों एक साथ अंदर कैसे आए? मुझे सच सच बता, क्या तुझे कुछ मालूम है? लियू ने अपने कंधे उचकाए और झू यिंग के सिर को दूर धकेलते हुए बड़े मजे से उसको जवाब दिया। उसका अंदाज एकदम बेपरवाह सा था। हम तो बस रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए थे, मुझे भला क्या पता होगा। ये सुनकर झू ने निराश होकर सिर हिलाया और आह भरी। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
ऐसा लगता है जैसे जी बोडे ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्लास का हीरो अब पूरी तरह बदलने वाला है। जी बोदा, ये नाम सुनकर लियू की आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी जाग उठी, क्योंकि वो स्कूल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चिरकुट गुंडा माना जाता ही था। बस अफसोस की बात यह थी कि जी बोडे ने पिछले आधे महीने से स्कूल से लंबी छुट्टी ले रखी थी, वरना आज वो भी उन पिटने वाले लोगों में पक्का शामिल होता जिनका मैंने पिछली बार सिस्टम हैंग कर दिया था। अगले गुरुवार को जी बोडे वापस आ जाएगा, तब यहाँ देखने में सच में बड़ा मजा आएगा। अपने खुद के दुख दर्द में वो मजा कहाँ जो दूसरों का लफड़ा देखने में आता है, ये सोचकर वो भी अगले हफ्ते का बेसब्री से इंतजार करने लगी। किसी और की वाट लगते हुए देखने की इस फीलिंग ने लियू को एक अलग ही लेवल का मजा दिया था। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे डरने का जो उसका भयंकर वाला दिमागी सदमा भी था, वो भी अब जैसे छुमंतर हो गया था। सच्ची कहते हैं कि इंसान का दर्द और खुशी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती ही है। क्या टाइम हो रहा है, तुम लोग अभी भी इतना रायता क्यों फैला रहे हो? क्या घंटी नहीं सुनी? पहला पीरियड स्पेलिंग टेस्ट का होने वाला ही है, और जो भी शब्द तुम नहीं लिख पाओगे उसे सजा के तौर पर 50 बार लिखना पड़ेगा। हमारी होमरूम टीचर ने अभी कमरे में एंट्री मारी और देखा कि क्लास में अभी भी भसड़ मची हुई है। उसने त्योरियां चढ़ाईं और सबको डांटा, फिर तुरंत ही पूरे क्लासरूम में रोने धोने की आवाजें गूंजने लग गई ही थीं। उन बेचारों ने अपनी किस्मत मानकर अपनी इंग्लिश की किताबें निकाली और सुबह की पढ़ाई शुरू कर दी। तभी अचानक से टीचर मेंग की नज़र मुझ पर पड़ी, जो कि पिछले कई दिनों से गायब ही था। 6 दिनों से स्कूल में दिखा ही नहीं था और मैं अपनी डेस्क पर पड़ा मजे से सो रहा था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। उसने मेरी डेस्क पर जोर से हाथ मारा और मुझे उठने को कहा। चेन फान, तो तुम्हें अभी भी स्कूल का रास्ता पता है क्या? हाँ, तुमने क्लास की घंटी नहीं सुनी? चल निकल यहाँ से बाहर। टीचर मेंग को पहले तो मेरे लिए थोड़ा बुरा लग रहा था और बेचारी परेशान भी थी, लेकिन फिर मैंने उसे नमस्ते तक नहीं किया और सीधे स्कूल से ही बिना बताए गोल हो गया। इससे टीचर मेंग को ऐसा लगा कि जैसे होमरूम टीचर होने के नाते किसी ने उसकी औकात को ही चुनौती दे दी हो। इसलिए उसने मेरी माँ यांग मेई को फ़ोन मिलाया ताकि वो सारी बातें पूछ सकें, और उसे जवाब में मेरी माँ की हकलाती हुई आवाज़ सुनाई दी कि वो अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे नहीं पता कि मैं आखिर कहाँ चला गया हूँ। और इससे पहले कि टीचर मेंग आगे कुछ पूछ पाती, यांग मेई ने तो फ़ोन काट दिया। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग अपना फ़ोन ही फोड़ दिया था। बिल्कुल सही कहावत है कि जैसी नीच माँ वैसा ही बेटा। टीचर मेंग बस अपना गुस्सा पीकर मेरे स्कूल वापस लौटने का इंतजार कर रही थी, और आखिरकार इस चक्कर में उसे पूरे 6 दिन तक मेरा इंतजार करना पड़ा ही था। मैंने आसपास वालों की उन मजे लेती नज़रों को इग्नोर किया और बड़े ही आराम से अंगड़ाई लेते हुए धीरे से उठकर मैं बाहर की तरफ जाने लगा था। और जैसे ही मैंने बाहर अपना पहला कदम रखा, टीचर मेंग ने मुझे बड़ी ही बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। चेन फैन, बाहर बहुत मजे कर लिए क्या? क्या अब जाकर तुमने फाइनली वापस स्कूल लौटने का फैसला किया है? क्या तुम्हें याद भी है कि तुम अभी कौन हो? तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, फिर भी तुम बिना किसी वजह के 6 दिन तक स्कूल से गायब रहे। क्या तुम्हारे अंदर स्कूल के लिए कोई इज्जत है या अपनी होमरूम टीचर के लिए? मैंने तुम्हारे घर पर फ़ोन किया था और तुम्हारी माँ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ गए हो, तुम्हें क्या बीमारी है जो यूँ घर से भागने का बच्चों वाला खेल खेल रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है जो तुम ऐसे 2 कौड़ी का बर्ताव कर रहे हो? टीचर मेंग ने मुझ पर उंगली उठाई और डांटते मुझ पर चिल्लाने लगी, और बोलते वक्त उसका थूक हर जगह उड़ रहा था। उसकी वो चुभने वाली तीखी आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज उठी थी। अगल बगल की क्लास के बहुत सारे बच्चों अपने सिर बाहर निकालकर झांकना शुरू कर दिया कि आखिर क्या रायता फैल गया है। मैंने बिना किसी डर के उसकी बकवास सुनी और उल्टा उसे प्यार से समझाते कहा कि टीचर मेंग शांत हो जाइए। इन पिछले कुछ दिनों में स्कूल न आने के पीछे मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां ही तो थीं। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी हंसी हंसी और एकदम ताना मारते हुए कहा कि मजबूरियां ठीक है, तो फिर मुझे ये भी बताई दो कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरियां थीं जिनके कारण तुम पूरे 6 दिन तक स्कूल से गायब रहे? वो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर मैं आज उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कौन सा नया बहाना बनाता हूँ। मैंने अपना सिर थोड़ा सा नीचे किया और कहा, उस दिन घर के बाद मैं चेकअप के लिए अस्पताल गया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ा डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ जो भी कांड हुआ था उसके बाद से ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे भर्ती कर लिया और अभी हाल ही में थोड़ा ठीक होने के बाद ही मैं स्कूल आ पाया। आज दोपहर स्कूल खत्म होने के बाद डॉक्टर ने मुझे वापस अस्पताल आने को कहा है। टीचर मेंग, जो कि पहले बहुत गुस्से में थी मेरी ये दिमागी बीमारी वाली बात सुनकर, उसका पहला रिएक्शन यही था कि उसे मेरी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। तो अगर तुम अस्पताल में भर्ती थे, तुमने छुट्टी मांगने के लिए मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? और तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ गए। इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए डिप्रेशन का बहाना मत मारो। दीवार के सहारे खड़े होकर मैंने अपनी आवाज़ भारी की। मेरी माँ को कभी मेरी परवाह नहीं, इसलिए चाहे मैं बीमार हूँ या नहीं उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अस्पताल का सारा बिल मैंने अपनी खुद की बचाई हुई पॉकेट मनी से भरा। मैंने कॉल क्यों नहीं किया, इसका सीधा सा कारण है, बचपन से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मुझे आपका नंबर नहीं पता, इसलिए आपसे छुट्टी मांगने का कोई भी चांस नहीं बनता था। इसके अलावा मुझे इतने लंबे समय से परेशान किया जा रहा है, तो अगर मेरी मेंटल हालत ख़राब ना होती तो वो एकदम अचरज की बात होती। मेरी ये सॉलिड बात सुनकर मेंग मैडम की बोलती बंद हो गई। उनको 1000 चीज़ों का डर नहीं था, बल्कि उस 1% चांस का खौफ था कि अगर सच में मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई और मैंने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कांड किया
तो उसके भयानक नतीजे वो कभी नहीं झेल पाती। लेकिन मेरी आखिरी लाइन में उनके लिए एक ऐसा ताना छिपा था जिससे उनकी इज्जत बचना मुश्किल था। अपना मुंह नहीं बचा पा रही थी अपनी झेप मिटाने के लिए वो बहुत अजीब तरीके से खांसी और काफी नरम आवाज में बोली, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। जियाओजीबो और गोयान के माता पिता को बुलाकर मैंने उन दोनों की अच्छी तरह से शिकायत कर दी है और उन नालायकों को अपने किए पर पछतावा करने के लिए पूरे 1 हफ्ते के लिए घर भेज दिया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इस बार थोड़ी गलती तुम्हारी भी थी। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थी कि कहीं तुम किसी भारी खतरे में न पड़ जाओ, इसलिए मेरा गुस्सा होना तो लाजमी था। खैर जो भी हो, इस बार मुझे ही गलतफहमी हुई थी। बाद में तुम अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर का दिया हुआ सर्टिफिकेट मुझे लाकर दिखा देना। कम से कम मुझे पक्का यकीन तो हो कि तुम सच में अस्पताल में थे, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे। मैंने सिर हिलाया। मैं जानता था मैडम मेरी फिक्र करती हैं, पर मैं आज कुछ लाया नहीं। क्या मैं वो सारे कागजात कल लाके आपको दे सकता हूँ? वैसे भी उनको यकीन नहीं था कि मैं पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को फर्जी तरीके से बना सकता हूँ। बेटा, इस बार तुम्हारी छुट्टी वाली बात को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोला, जी बिल्कुल मेरी मैडम जी। उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे वापस क्लास में जाने का इशारा किया और बाहर खड़े जितने भी छपरी ये तमाशा देख रहे थे वो मुझे साक्षात भगवान मानने लग गए थे। आखिर ये मैडम थी कौन? वो एक ऐसी कड़क टीचर थी जो अच्छे बच्चों को रुला देती थी। वो ऐसी खतरनाक हस्ती थी जिसका नाम सुनकर ही क्लास छोड़ने वाले लड़कों की हवा टाइट हो जाती थी। फिर भी मेरे जैसे लड़के ने उन्हें पिघला दिया और बिना सजा के बच निकला। क्या ये बात किसी को हजम हो सकती है? तमाशा देखने वालों की भीड़ पागल हो गई। 5वीं क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन सभी की आंखों में एक गहरा सदमा और तगड़ा शक साफ दिखाई दे रहा था। क्या ये लड़का सच में मेन ही है? पिछली बार से लेकर अब तक ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से एक बिल्कुल ही नया और अलग इंसान बन चुका हूँ। वो सीधा साधा लड़का जो हमेशा शांत और चुपचाप रहता था और सबकी यादों में जो हमेशा बिना कुछ बोले अपनी बेइज्जती सहता था और पलटकर कभी वार नहीं करता था, वो तो अब जैसे एक सपना था। किसी ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या इस पर किसी भूत का साया आ गया है या इसका पुनर्जन्म हुआ है? दूसरे लड़के ने भी अपनी आवाज़ दबाते हुए आगे बात बढ़ाई, शायद इसके अंदर की कोई खतरनाक छुपी हुई पर्सनैलिटी अब बाहर आ चुकी है। सब लोग जितना ज़्यादा दिमाग दौड़ाते उनकी बातें उतनी ही फालतू और अजीब होती जा रही थीं। पर एक बात एकदम पक्की थी कि मैं सच में पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे अपनी सीट पर वापस एकदम सही सलामत और सुरक्षित लौटता हुआ देखकर मेरे बगल में बैठने वाले लड़के की हालत रोने जैसी हो गई। उसका सिस्टम हैंग हो गया। उसके अच्छे दिन अब सच में खत्म हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी सीट बदलवाने के लिए मैडम के पास नहीं गया था, लेकिन वहां मैडम ने उल्टा उसे ही जमकर डांट दिया था और भाषण दिया था कि वो भेदभाव कर रहा है और इतनी छोटी सी बात पर सीट बदलकर अपनी दोस्ती का मोल नहीं रख रहा। आखिर में ना तो उसकी सीट बदली गई और उल्टे उसे फालतू में गालियां भी खानी पड़ी। मैंने उन सभी चुभती हुई और घूरती हुई नजरों पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जो मुझे देख रही थीं। इसके उलट मेरे उस सिस्टम ने, जो ये पूरा का पूरा तमाशा देख रहा था, थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझसे पूछा, होस्ट, क्या तुम्हारे पास क्लास टीचर का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है? तुम्हारा अभी का बर्ताव तुम्हारे उस पुराने रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तुमने सीधे तौर पर कोई बहस या लड़ाई नहीं की, बल्कि खुद आगे बढ़कर उस टीचर के साथ नरमी दिखाई। इस अजीब सी हरकत ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मेरी कोई कमजोर नस मैडम के हाथ में है। मैंने अपने मन ही मन में एक गहरी मुस्कान दी। बहस करना, वो भी अपनी क्लास टीचर से, भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? और वैसे भी अगर मैंने सच में उसे गुस्सा दिला दिया और उसने मुझे सज़ा के तौर पर घर भेज दिया तो क्या मेरे सारे डेली मिशन तुम पूरे करोगे? मेरी इस बात से सिस्टम एकदम निशब्द हो गया। फिर वो चिढ़कर बोला, लेकिन पहले जब मैंने तुम्हें मिशन करने को कहा था तब तो तुम भाव खा रहे थे। उसने पुरानी हिस्ट्री खोली और बोला, मैंने तुम्हें बिजली के झटके देने की धमकी दी थी, पर वो बेकार गया। तुमने मुझे ही बाहर निकालकर कुचल देने की धमकी दे डाली थी। आज अचानक तुम इतने एक्टिव कैसे हो गए? मेरे कड़क चेहरे को देखकर सिस्टम की आवाज़ पूरी तरह शांत हो गई। मैंने अपनी इंग्लिश की किताब को एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद कर दिया। मेरी आंखों में काफ़ी ज़्यादा बेताबी छाई हुई थी। इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे अचानक से बहुत मज़ा आने लगा था। क्या ऐसा करना मना है? मेरा यह कड़क रूप देखकर सिस्टम की दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में वापस खिसक गया। लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचता उसे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता। फिर भी उसकी कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। वो बस डरपोक की तरह मन ही मन मुझे मनमौजी होने की गालियां दे सकता था। मेरे और सिस्टम के बीच की सारी बातें सुनकर रुयान की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी पीठ एकदम सीधी थी और पसीने से भीग चुकी थी। उसने बहुत ही गहराई से इस बात पर विचार किया कि क्या उसे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। अगर वो मुझसे पंगा नहीं ले सकती तो कम से कम छुप तो सकती थी। उसके बगल में बैठी क्यू यिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड की इस अजीब हालत से एकदम बेखबर थी। वो गैलरी की खिड़की के पास बैठी थी, जो बातें सुनने की बेस्ट जगह थी। सुनो मेरी दोस्त, मैंने सब सुन लिया है। तभी सोचो मैडम ने उसको आसानी से कैसे छोड़ दिया। असल में वो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती था। उसने कहा कि उसे डिप्रेशन और बाइपोलर बीमारी है। ए लड़की, क्या तुझे ये बात एकदम असली लगती है? लेकिन दिमाग लगाकर सोचो तो ये बात एकदम सही बैठती है। मैंने सुना है कि वो बुरे लड़के मिडिल स्कूल से ही उसे बहुत परेशान कर रहे थे। अगर ऐसे में उसका दिमाग खराब ना होता तो हैरानी की बात होती। पहले वो सब कुछ चुपचाप सह लेता था, जिससे उन लोगों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती थी। पर अब जब उसने भी सहना बंद कर दिया है तो खेल खत्म हो गया। उन लोगों ने सिर्फ मार ही नहीं खाई, बल्कि उन्हें सजा के तौर पर पूरे 7 दिन के लिए घर भी भेज दिया गया। उनके साथ एकदम सही हुआ। उसकी तेज आवाज़ को सुनकर रुयान ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। उसे मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी।
उसे सिर्फ इतना लग रहा था कि मैं किसी बड़े धमाके के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। आज का मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आज मैडम के सामने खुद को कमजोर दिखाना इस बात का पक्का सबूत था कि मुझे आगे चलकर उनका इस्तेमाल करना है। ऐसे लोगों के पास हमेशा कोई बड़ी और खतरनाक प्लानिंग होती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही कल से उसे भी अपनी छुट्टी ले लेनी चाहिए। भले ही वो जिंदगी भर नहीं छुप सकती, पर कुछ वक्त तो निकाल ही सकती है। जब आखिरी क्लास की घंटी बजी तो वो अपनी उस दोस्त को अपना बैग टांगते हुए देखकर पूरी तरह से चौंक गई। जब हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो तुम अपना बैग क्यों उठा रही हो? रुयान ने शांत आवाज में यिंग की तरफ देखकर कहा, मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है, मैं कल बिल्कुल नहीं आऊंगी। क्या तुम किस बात के लिए छुट्टी ले रही हो? मुझे मत बताना कि तुम भी बीमार पड़ गई हो। रुको, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? और क्या उस जल्लाद क्लास टीचर ने सच में तुम्हारी छुट्टी मंजूर भी कर ली है? सब जानते थे कि क्लास टीचर से छुट्टी पास करवाना भगवान से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। इसके लिए सिर्फ एक असली कारण ही नहीं बल्कि माता पिता का खुद फोन करना भी जरूरी होता था। ये पूरा का पूरा काम इतना ज्यादा थका देने वाला था कि पूछो मत। लेकिन हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। रुयान वही अपवाद थी जो क्लास की सबसे ज्यादा होशियार लड़की थी। टीचर की नजरों में उसे हमेशा कुछ खास छूट मिलती ही थी। रुयान ने एक हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि मैं क्लास की टॉपर हूँ। रही बात तुम्हारी तो तुम अपने हिसाब से जी लो, मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तभी अंकल झांग अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गए। उसने तो हार नहीं मानी और वो कार की खिड़की से चिपक गई। मेरा आखिरी सवाल, तुमने कितने दिन की छुट्टी ली? रुयान ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और उसकी तरफ ऊपर देखकर बोली, कोई पक्का नहीं है, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब वापस आऊंगी। गुरुवार के दिन क्लास टीचर के ऑफिस में उस मैडम का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस था और वो मेरे दिए हुए सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स के पन्ने बहुत ही ध्यान से पलट रही थी। मैं बस चुपचाप खड़ा सब कुछ बहुत ही मजे से देख रहा था। अब आगे की बात यह थी कि मैडम का रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि उनको यकीन दिलाना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि अगला दांव मुझे क्या और कैसे चलना चाहिए। अगर वो मुझसे और भी अजीब सवाल पूछती तो मेरा बैकअप प्लान एकदम रेडी था। मुझे मालूम था कि मैं आसानी से नहीं फंसने वाला। मैडम ने एक लंबी गहरी सांस ली और फाइल को टेबल पर जोर से रख दिया। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, क्योंकि जो सबूत मैंने दिए थे वो इतने ज्यादा असली लग रहे थे कि कोई भी उन्हें फर्जी साबित नहीं कर सकता था। अब सारा कंट्रोल मेरे हाथ में था और मुझे सिर्फ चुपचाप तमाशा देखना था। मेरा मेन काम अब बस इंतजार करना और मजे लेना ही था। जब उसने पूरी तरह से पक्का कर लिया कि कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो उसका वो हमेशा तना हुआ रहने वाला चेहरा एकदम से बहुत ही शांत पड़ गया था। मेरी रिपोर्ट दिखा रही थी कि मुझे सच में बहुत गहरी वाली बीमारी है, पर फिर भी मेरी ये हालत एकदम कंट्रोल में थी। मुझे कोई भर्ती होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बस समय समय पर चेकअप करवाना था। ये सब देखकर उस टीचर मेंग ने बहुत ही धीरे से अपनी एक गहरी सांस ली थी। यार, उसने मेरी उस मेडिकल रिपोर्ट को वापस नीचे रखा और चुपचाप मुझे थमा दिया। उसका बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा प्यार भरा था। उसने मुझसे कहा, एमसी, मैंने सब कुछ देख लिया है दोस्त। कल मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब से अगर तुझे क्लास में कोई भी दिक्कत आए तो तू बिना सोचे मुझे बता देना। मैं पक्का सच तेरे लिए पूरी तरह से न्याय मांगूंगी। मेरी झुकी हुई आंखों में एक बहुत ही गहरी और खतरनाक वाली चमक आ गई थी। मैंने जो नकली सबूत बड़ी चालाकी से बनाए थे वो अपना काम एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे थे। मेरे वहां से जाने के बाद टीचर ने अपना दर्द करता हुआ सिर पकड़ा, क्योंकि इस साल वो स्कूल में एक बड़ी पोस्ट के लिए लड़ रही थी। अगर इस समय ये अफवाह फैल जाती कि उसकी क्लास के किसी लड़के ने भसड़ मचा दी है तो पक्का उसे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं उसकी अभी वाली नौकरी भी हाथ से ना चली जाए। उस टीचर ने अपने पास खड़े उस लड़के की तरफ देखा जिसने अभी अपना सवाल पूछा था और वो वहां से जाने ही वाला था। उसने हाथ हिलाकर कहा, मेरे लिए जल्दी से 5वीं क्लास में जाओ और वहां के मॉनिटर और दिमाग वाले डॉक्टर को अभी तुरंत यहाँ पे बुला कर लाओ। मेरा सिस्टम, जो पूरे दिन से एकदम शांत बैठा था, वो अचानक से बोल पड़ा, मालिक, मैं अपनी टेबल पर बहुत ही आलस में पड़ा हुआ था। उसकी ये बकवास बात सुनकर मैंने अपनी पलकें तक ऊपर नहीं उठाई थी। मेरे भाई लोग, मैंने पूछा क्या हुआ? सिस्टम ने मेरे सामने और बाईं तरफ वाली उस खाली जगह को देखा और मुझे याद दिलाया कि लियो रुयान ने आज छुट्टी ले ली है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी आवाज में भी कोई भाव नहीं था। उसने कहा, तुमने आज का अपना मिशन पूरा नहीं किया है। मैं फिर भी एकदम सुन्न पड़ा रहा। लगातार 10 दिनों तक करने पर तुझे एक बहुत ही बढ़िया वाला इनाम कार्ड मिलेगा। आज तेरा 9वां दिन है, कल तुझे वो आसानी से मिल सकता है। मालिक, अपनी इस मेहनत को ऐसे बेकार मत जाने दो। मुझे हार मानते देखकर सिस्टम का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि कल ही मैंने उस बंदी में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई थी। वो सिस्टम अंदर ही अंदर तड़प गया। बिजली के झटके वाली कोई भी सजा मुझे डरा नहीं सकती थी, इसलिए सिस्टम सिर्फ मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। मैं ना चाहते हुए भी उठा दिमाग का दही। वैसे तो मुझे सिस्टम के बाकी किसी भी इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मुझे वो मिशन वाला कार्ड बहुत पसंद था और ऊपर से पॉइंट वाली दुकान से महीने में बस एक ही कार्ड खरीदा जा सकता था। इसलिए मैं, जो अभी अभी लेटा हुआ था, वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सीधा टीचर मेंग के ऑफिस में जाके बड़ी आसानी से अपनी छुट्टी ले ली थी। अपनी छुट्टी के पहले दिन उस लियो रुयान ने खुद को खूब आराम दिया और तब तक सोती रही जब तक उसकी नींद खुद नहीं खुली। फिर वो बाहर दौड़ने गई और उसने अपने कुत्ते को भी घुमाया। वो लियो रुयान जिस जियांगचिंग के पहले वाले हाई स्कूल में पढ़ती थी, वो उस पूरे जियांगचिंग शहर का सबसे बेहतरीन और एकदम बढ़िया स्कूल था, जो कि एक बहुत ही बड़े शहर के अंदर आता था।
इस 100 साल पुराने और मशहूर स्कूल से पास होकर आगे यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों की गिनती हमेशा सबसे ऊपर रहती। वैसे देखा जाए तो लियू परिवार के रुतबे के हिसाब से वो लड़की उस शहर का सबसे महंगा और अमीरों वाला प्राइवेट स्कूल भी बड़ी आसानी से चुन सकती थी। बड़े बड़े परिवारों के सभी वारिस उसी जगह पर मौजूद थे। वहां न सिर्फ पढ़ाने के लिए एकदम गजब की चीजें थीं, बल्कि वो एक बहुत ही शानदार जगह भी थी। पर कोई भी अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए बाद में बहुत ही बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बना सकता था, लेकिन वो लियू रुयान बचपन से ही अपने पीछे पड़ने वाले मजनुओं से बुरी तरह से डरी हुई रहती थी। उन बीते हुए सालों में उसे जितने भी चिपके रहने वाले आशिक मिले थे, उन्हें याद करके आज भी उस बंदी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिडिल स्कूल में एक नए आए हुए लौंडे ने बास्केटबॉल कोर्ट पर सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया था, लेकिन उस समय सिस्टम की वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज आ रही थी कि वो उसे बाहर से भी एकदम साफ सुन सकती थी। गर्मियों वाली ट्यूशन में जो एक सीधा साधा सीनियर उसे हर रोज़ मिलता था, असल में उसे भी सिस्टम का डेटा चेक करना पड़ता था, यह जानने के लिए कि उसे कैसी दूध वाली चाय पसंद है। लियू रुयान को बस इसके बारे में सोचना पड़ता था। अगर वो उस प्राइवेट हाई स्कूल में जाती तो उसके बगल में बैठे हर 5 में से 2 लौंडे उसके आशिक ही होते और आधी क्लास बस उसका दिल जीतने में ही लगी रहती थी। सिर्फ इस बात को सोचने भर से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में खतरनाक सहरन दौड़ जाती थी। इसलिए उसने बहुत सोच समझकर आखिर में जियांगचेंग को चुना था। शुरुआत में तो लियू रुयान का यह फैसला पूरी तरह से एकदम सही लग रहा था। उसने अपनी 10वीं क्लास का पहला आधा हिस्सा बहुत ही ज्यादा शांति के साथ बिता लिया था। उसके आसपास एक भी मजनू नहीं भटका था। जैसे ही उसे लगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी एकदम शांति से गुजार सकती है, तभी वहां पर मेरी धांसू वाली एंट्री हो गई थी दोस्त। उसी पल उस लड़की ने मुझे और सिस्टम को मेरे दिमाग में आपस में बातें करते सुन लिया और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पहले से ही छुपकर यहाँ आ गई थी, तो फिर ये छपरी आशिक उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे थे। खासकर ये वाला आशिक ऐसा लग रहा था कि वो अपनी दुनिया का खूंखार कातिल है, जो बिना पलक झपकाए किसी को भी टपका सकता था। लियू रुयान अब और भी ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से बिखरने के बाद उसने अपने दर्द में ही खुशी ढूंढने की ठानी। किस्मत से मैं एक लौता ऐसा आशिक था जो उसके सामने आया था। यह अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन सच कहूं तो वहां कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं अकेला ही उस बंदी के लिए इतना बड़ा खौफ बन चुका था, जो उसके बचपन से लेकर आज तक के सभी आशिकों से बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक साबित हुआ। भला ऐसा कौन सा अच्छा इंसान होता है जो आते ही अपने शिकार की गर्दन मरोड़ दे। अगर उसने एकदम फुर्ती से काम नहीं लिया होता तो उसकी गर्दन पक्का दोबारा टूट सकती थी यार। लेकिन मेरी उस अजीब और घूरती हुई नजरों के बारे में सोचकर ही उसे लग रहा था कि मैं आ रहा हूं। वो बंदी नदी के किनारे अपने कुत्ते को घुमा रही थी और दौड़ते समय उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। जब वो दौड़कर पूरी तरह से थक गई और हाँफते हुए बेंच पर बैठ गई तो उसका गला एकदम बुरी तरह सूख गया था। तभी उसे याद आया कि वो घर से बाहर निकलते समय पानी लाना भूल गई है। वो पछता ही रही थी कि अचानक उसके दाईं तरफ से किसी ने पानी की बोतल दी। वो बंदी एकदम सुन्न रह गई। उसे लगा कि कोई बहुत ही भला इंसान है और वो सिर उठाकर उसे मना करने ही वाली थी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो लड़का रोशनी सामने खड़ा था और उसकी उंगलियां बोतल को बहुत ही प्यार से थपथपा रही थीं। प्लास्टिक से एकदम कड़क वाली आवाज आ रही थी। मैंने अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और उस पत्थर की मूरत बनी हुई लड़की की तरफ बड़े मजे से देखा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को हिलाया। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? मेरी वो शांत आवाज वहां एकदम गूंज उठी। लियू रुयान ने कांपते हुए हाथों से वो पानी की बोतल पकड़ ली और सूखे गले से शुक्रिया कहा। मेरी नजरों के सामने उसने अपना सिर पीछे किया और पानी पी लिया। टिंग। आज का अपना मिशन लियू रुयान को पानी देना पूरी तरह खत्म हो गया है। सिस्टम की यह अचानक आई आवाज सुनकर पानी पी रही उस लड़की को एकदम बुरी तरह से ठसका लग गया था और वो बंदी बहुत ही जोरों से खांसने लगी थी। जब बहुत देर के बाद उसकी वो खांसी पूरी तरह से बंद हुई तो उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि मैं उसके पास ही बैठा हुआ हूं और उस कुत्ते के मजे ले रहा हूं, जो मेरे आने के बाद से ही मरने की गजब एक्टिंग कर रहा था। उसका वो एक सफेद रंग वाला कुत्ता था जिसका नाम झांग फुगी था। वैसे तो वो जिसे भी देखता था प्यार के लिए उस पर कूद पड़ता था एकदम मस्त, लेकिन अब मेरे सामने वो बुरी तरह से डरकर एकदम सिकुड़कर बेंच के नीचे बैठ गया था। पर बदकिस्मती से उसका 20 किलो का भारी वजन किसी भी काम का नहीं था। भले ही उसने खुद को छुपाने की पूरी जान लगा दी थी, लेकिन उसका आधा शरीर सफेद और एकदम मुलायम बालों के साथ अभी भी बाहर ही दिख रहा था, जिसे अनदेखा करना काफी मुश्किल था। मैंने मस्ती में उस कुत्ते का कान जोर से खींचा और एकदम शान से कहा, मुझे इससे मिलवाओ। उस बंदी ने अपने कुत्ते की तरफ देखा जो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था और उसने अपने दिल में उसके लिए 2 पल का मौन रखा और खुद से पूछा कि वो उसे क्यों नहीं बचा रही है, क्योंकि असल में वो खुद भी तो डरी हुई थी। अपना गला साफ करते हुए उसने अपनी आवाज को एकदम सही नॉर्मल बनाने की पूरी कोशिश की और कहा, इसका नाम झांग फुगी है और ये एक बहुत ही बढ़िया नस्ल का कुत्ता है। ये सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसने सिस्टम फाड़ झूठ बोला। मुझे पसंद करता है या तुम सच बोल रही हो? मैंने बेंच के नीचे कांपते उस कुत्ते को देखा जो एकदम धुंधला सा लग रहा था मेरे भाई। मेरी आवाज में मजे लेने वाला टोन था। लियू रुयान के होठ भयंकर अजीब तरीके से फड़फड़ाए और वो हकलाते हुए बोली कि वो कुत्ता बहुत डरपोक है और वो आसानी से किसी को भी खुद को छूने नहीं देता। मैंने भी उस झांग फुगी नाम के कुत्ते के कान एकदम शांति से छोड़े और वहां से खड़ा हो गया। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे खड़ा देखकर वो बंदी भी तुरंत खड़ी हो गई और उसने बहुत ही फुर्ती से उस कुत्ते को खींचकर अपने पीछे छिपा लिया। मुझे वहां से जाने के बिल्कुल भी मूड में ना देखकर उसने एकदम भारी मन से हिम्मत जुटाई और पूछी, क्या तुम मुझसे किसी काम के लिए मिलने आए हो? मैंने उसे घूरा
मेरे चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई और मैं मजे लेते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुमने बीमारी का नाटक करके छुट्टी ली है, तो तुम्हारा असली आशिक होने के नाते मुझे हालचाल लेने आना ही था कि तुम सच में बीमार हो या फिर जानबूझकर मुझसे बच रही हो। ये बात बोलकर मैं अचानक से उस बंदी के करीब चला गया। हम दोनों के बीच की दूरी अचानक से बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और वो मेरे शरीर की उस ठंडी और अजीब सी महक को एकदम साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हुईं। वो बंदी अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसकी, लेकिन उसका पैर पीछे रखी हुई उस बेंच से टकरा गया और वो बुरी तरह से गिरने ही वाली थी कि उसने फुर्ती से हाथ उस लंबी सी कुर्सी के हत्थे पर रखकर खुद का बैलेंस एकदम से संभाल लिया। भैंस की आंख हम बहुत ज्यादा करीब थे, एकदम मुंह के पास, और मेरा चेहरा अचानक से उसकी नजरों के इतना ज्यादा करीब देखकर वो बंदी अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि मैं फिर से उसकी गर्दन तोड़ने वाला हूं। लेकिन इसके बावजूद भी उसका वो छोटा दिल धक धक करके पागलों की तरह बहुत ही भयंकर तेजी से धड़कने लगा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी और वो बंदी उस खौफ के गहरे समंदर में पूरी तरह से डूब चुकी थी, इसलिए वो अपने अंदर की उस दूसरी अजीब सी फीलिंग को बिल्कुल समझ ही नहीं पाई। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरी उन खतरनाक आंखों में जो एकदम शैतानी चमक थी, वो किसी भी सक्सेसफुल कांड के बाद मिलने वाली तगड़ी फीलिंग जैसी थी। उसे लगा कि मेरे सिस्टम का वो सारा अंदाजा एकदम सही था कि मैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और मजे लेने वाला इंसान हूं। जिंदा बचने के लिए वो बेचारी बंदी अपने दिल के अंदर उठने वाले उस भयंकर गुस्से के घूंट को शांति से पी गई और बहुत ही ज्यादा इज्जत से मुझसे बोली, सुनो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी दूसरा इंसान मेरे इतना ज्यादा करीब आए। मैंने उस बंदी को एकदम ध्यान से घूरा, जो खौफ में होने के बाद भी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही थी। मुझे डाउट था कि क्या उसे दुनिया रीसेट होने से पहले की बातें याद हैं। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी और एकदम चुप रहा। मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर यह सोचने लगा था कि क्या मुझे इस बंदी को एक बार और जान से मार देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं था कि कोई 2 बार मरने वाला इंसान कोई भी छोटी सी गलती नहीं करेगा। उस बंदी ने मेरे चारों तरफ बन रहे उस भयंकर और खतरनाक से ऑरा को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया। उसके दिल में खतरे की घंटी बहुत तेज बज उठी थी। सत्यानाश, उसने इस पागल इंसान को फिर से कहां भड़का दिया और उसे अपनी गलती सोचने का जरा भी टाइम नहीं मिला। वो बंदी इस सारे फैले हुए रायते को तुरंत समेटने की पूरी कोशिश करने लगी कि मेरा मतलब तुम पर इल्जाम लगाना नहीं था, बस बात यह है कि शायद अगली बार तुम मुझे पहले ही बता सकते हो, ताकि मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रख सकूं। उस बंदी को अपनी गलती सुधारने के लिए लगातार हाथ पैर मारते देखकर मैंने एकदम से अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरी आंखों की गहराई में छिपे हुए वो अजीब से और खतरनाक एक्सप्रेशंस किसी को समझ नहीं आ रहे थे। मुझे लगा कि अगर अभी सारा सच बाहर आ गया तो फिर गेम में कोई मजा नहीं बचेगा। मुझे बस ऐसे ही शांत खड़े देखकर वो बंदी पूरी तरह से डर चुकी थी कि शायद आज वो सच में फिर से मरने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मौत को मान लेती, मैंने अचानक एक ताना मारा और बोला, अगर मैं कांड करने से पहले ही तुम्हें सब बता दूंगा तो फिर वो मजा कहाँ रहेगा। ये सुनकर वो बंदी सुन थी। मैं फुल भौकाल में मुड़कर मजे से नदी के किनारे वाले उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो बेचारी अभी भी भयंकर कंफ्यूजन में थी, लेकिन फिर भी वो उस कुत्ते को जबरदस्ती घसीटकर मेरे पीछे चलने लगी। मैं बिना किसी टेंशन के आराम से उस रास्ते पर टहल रहा था। मेरी उंगलियां उस हरी भरी क्यारी में उगे हुए उन जंगली फूलों को एकदम हल्के से छूकर निकल रही थी। मैंने टाइम पास करते हुए एक छोटा सा सफेद फूल तोड़ लिया और अपने बगल में चल रही उस बंदी की सीरियस बकवास सुनने लगा। वो बोली, मुझे कल अचानक से भयंकर सिरदर्द हुआ, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और सीधा घर चली गई थी। हम दोनों के बीच कोई भी लफड़ा नहीं है, इसलिए मेरी जान, मुझे तुमसे बचने या भागने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सफाई देने के बाद उसने बहुत ही डरते हुए मेरी तरफ घूरा। कुत्ते की पट्टा पकड़े हुए उसके हाथों की नसें एकदम तन चुकी थीं और वो उस कमीने कुत्ते को पूरी ताकत से घसीट रही थी, जो नखरे दिखाकर उसके पीछे चलने से साफ मना कर रहा था। मैंने बस एक हल्की सी आवाज निकाली। यह बताना एकदम नामुमकिन था कि मैंने उसकी उस बकवास पर यकीन किया भी है या नहीं। मैंने उस छोटे से फूल को सूरज की चमकती रोशनी में ऊपर उठाया। उसकी एकदम सफेद और आर-पार दिखने वाली पंखुड़ियां बहुत खूबसूरत थीं और उसके बीच में अभी भी सुबह की ताज़ी ओस चमक रही थी। मैं थोड़ा सा झुका और वो फूल उस बंदी को देते हुए पूछा, चाहिए क्या मेरे इस अचानक किए गए कांड ने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। पेड़ की डालियों से छनकर आती हुई धूप उसके चेहरे पर चमक रही थी और उसकी आंखें भयंकर डरी हुई थीं। क्या तुम बीमार नहीं थी? मैंने जानबूझकर बहुत ही ज्यादा मजे लेते हुए अपने शब्दों को खींचा। इसे मेरी तरफ से जल्दी ठीक होने का एक प्यारा सा गिफ्ट समझ लो। वो बंदी उस छोटे से सफेद फूल को बस घूरती ही रह गई, जो सुबह की उस ठंडी हवा में धीरे धीरे कांप रहा था। उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बस उस फूल की पंखुड़ी को छूने ही वाली थीं कि तभी, इससे पहले कि वो अपने मुंह से कोई भी फालतू का शब्द बाहर निकाल पाती, मैंने चालाकी से अपनी कलाई घुमाई और उसकी उंगलियों को चकमा देते हुए पलक झपकते ही उस छोटे से सफेद फूल को ले जाकर सीधा उस बंदी के मुलायम कानों के पीछे लगा दिया था। बालों के हल्के से हटने का वो एहसास उसके पूरे शरीर को झटके से सुन्न कर गया था। उसके दिमाग की बत्ती पूरी तरह से बुझ गई थी। मैं अपनी शानदार कलाकारी को निहारने के लिए आधा कदम पीछे हट गया। सुबह की ठंडी हवा का एक झोंका वहां से गुजरा और उसके कान के पास लगा। वो छोटा सा सफेद फूल हवा में हल्का सा कांपने लगा। वो घमंडी टॉपर बंदी इस समय एकदम किसी छोटी और बहुत ही प्यारी सी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ये फूल सच में इस पर बहुत जंच रहा है। जब मैंने इस छोटे फूल को देखा था तभी मुझे पता चल गया था। मैं मजे से पीछे मुड़ा और उसे अपना हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए वहां से एकदम स्टाइल में आगे बढ़ गया। नदी की उस ठंडी हवा ने मेरे आखिरी शब्द उस बंदी के कानों तक बहुत ही आराम से पहुंचा दिए। कल मिलते हैं, लियू रुयान। ये सुनते ही
वो बंदी वहां अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह एकदम सुन्न होकर बहुत देर तक बिना कुछ हिले डुले बस वहीं खड़ी रह गई। मेरा वो कांड इतनी भयंकर तेजी से हुआ था कि उस बेचारी को लगा कि आज उसकी गर्दन फिर से पूरी तरह से टूटने वाली है। मेरे वहां से जाते ही उसके चेहरे की वो सारी शर्म और लाली एकदम तेजी से गायब हो गई थी। उसने अपनी जान चेक करने के लिए सहमकर अपनी गर्दन पर हाथ रखा और गलती से उसका हाथ अपने कान के पास लगे उस छोटे फूल से टकरा गया। उसने तुरंत उस फूल को नोचकर निकाल दिया और फिर बहुत ही अजीब सी नजरों से मुझे दूर जाते हुए घूरकर अपने मन ही मन में मुझे एक नंबर का पागल बोला। इस पूरे रायते के बाद अब उस बंदी का दौड़ने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं बचा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस फूल को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और उस कांपते हुए कुत्ते को घसीटते हुए सीधा अपने घर की तरफ ले गई। घर पहुंचते ही उसने कुत्ते को नौकरानी के हवाले किया और अपनी सारी हिम्मत हारकर धड़ाम से सोफे पर एकदम गिर पड़ी थी। वो ना तो वो मुझसे लड़ सकती थी और ना ही छुप सकती थी। मेरे आखिरी शब्दों को याद करके उस बेचारी बंदी के पास कल वापस स्कूल जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी वक्त यिजोंग हाई स्कूल के कैंपस में ड्यूटी पर लगे हुए सारे बच्चे बहुत ही ईमानदारी से वहां के बड़े गलियारे में झाड़ू लगाने में एकदम बिजी थे। स्कूल आने वाले बच्चे छोटे छोटे झुंड में खड़े थे। कुछ भयंकर पढ़ाकू लौंडे किताबों और मुश्किल सवालों के गहरे समंदर में पूरी तरह तो उसे डूबे हुए थे और कुछ बेवकूफ इंग्लिश की किताब से रट्टा मार रहे थे। बाकी कुछ लोग पिछली रात के होमवर्क पर बकवास कर रहे थे। हंसी मजाक बातचीत और पन्ने पलटने की उन सभी आवाजों ने पूरे कैंपस को एकदम फुल जवानी वाले जोश और भौकाल से भर दिया था। और ठीक इसी समय 10वीं क्लास के सेक्शन 5 में झू यिंग अपने मुंह में आधा बन ठूस कर बैठी थी और अपने पीछे वाले इंसान से बड़बड़ाते हुए बोली, भाई मुझे इंग्लिश का टेस्ट पेपर टीपने दे। फिर उसने वो पेपर पकड़ लिया था। झू यिंग कॉपी करते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, टीचर मेंग बहुत जालिम है, इतना सारा काम दे दिया। तभी फिजिक्स मॉनिटर की तेज आवाज पूरे क्लासरूम में एकदम जोर से कड़कती हुई बिजली की तरह गूंजी, सब लोग अपनी फिजिक्स की वर्कबुक्स को जल्दी से इकट्ठा करो। ये सुनकर झू यिंग ने अचानक से अपना सिर उठाया और ऊपर की तरफ बहुत हैरान करने वाले तरीके से देखा। फिजिक्स वर्कबुक्स। उसने तुरंत अपना पेन नीचे रख दिया और बड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपने स्कूल बैग के अंदर सामान खंगालने लगी। ये होमवर्क आखिर कब दिया गया था, मुझे इसके बारे में पहले कुछ भी कैसे नहीं पता। उसके ठीक आगे बैठी क्लासमेट पीछे मुड़ी और उसको बहुत ज्यादा सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगी। मंगलवार के आखिरी पीरियड में तब तक तुम पहले ही तेजी से कैफेटेरिया की तरफ भाग चुकी थी। झू यिंग जोर से रोने लगी। उसने अपने बाल खींचे और परेशान होकर चारों तरफ देखने लगी। सत्यानाश, मुझे किसी ने भी ये बात क्यों नहीं बताई? क्या किसी ने किया है इसे? कोई तो मुझे बचा लो। उसने देखा कि ग्रुप लीडर अब सीधे उसकी डेस्क से ही कॉपी लेने वाला था। ठीक उसी वक्त जब झू यिंग पूरी तरह से घबराहट और डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही थी, अचानक एक वर्कबुक जोर की आवाज के साथ उसकी डेस्क पर आ गिरी। पेज 78 से 80 तक है, गलत मत छापना। इसके साथ ही लियू रुयान की एकदम ठंडी आवाज आई। झू यिंग ने अचानक सिर उठाया और देखा कि लियू रुयान उसके पास खड़ी थी। उसने अभी अपना स्कूल बैग नीचे रखा था और वो आराम से अपनी चीजों को अच्छे तरीके से जमा रही थी। झू को लगा जैसे उसे कोई मसीहा मिल गया हो। ग्रुप लीडर का सबर टूटने से ठीक 1 सेकंड पहले ही झू यिंग ने आखिरकार कॉपी करने का काम पूरा कर लिया और वर्कबुक चुपचाप ग्रुप लीडर के हाथ में थमा दी। उस लीडर को वहां से दूर जाते देखकर झू यिंग ने बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस आखिरकार ली। वो नहीं चाहती थी कि वो जालिम फिजिक्स टीचर उसे सबके सामने खड़ा करके बुरी तरह डांटे। इसके बाद झू यिंग ने बहुत आराम से बैठकर मजे में कॉपी करना शुरू किया। अपना इंग्लिश का टेस्ट पेपर लियू रुयान को सिर्फ एक दिन की छोटी छुट्टी के तुरंत बाद ही वापस स्कूल आया देखकर उसने बहुत ज्यादा हैरानी से उससे पूछा, रुयान तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या तुम्हारा मूड सच में इतनी जल्दी एकदम से ठीक हो गया? रुयान अपनी चाइनीज की किताब के पन्ने धीरे धीरे पलट रही थी और बिल्कुल खामोश रहकर पूरे ध्यान से अपना लेसन पढ़ने में लगी थी। उसने झू यिंग की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो कोई भी तुम्हें गूंगा नहीं समझने वाला। बस कल रात के बारे में सोचकर जब उसे एक के बाद एक भयानक डरावने सपने आए थे, उसका दिल पूरी तरह अजीब सी कड़वाहट से भर गया था। अगर मेरी वजह से ये सब ना होता तो क्या मैं सच में वापस आना चाहती? उसने अपनी उस बुरी किस्मत को अब पूरी तरह मान लिया था। यार, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता था? सिर्फ मौत मिलेगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो पहले मरी नहीं थी। जब ये बात उसके दिमाग में आई, रुयान को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि वो इस बार बहुत अजीब तरीके से एकदम शांत थी। अगर वो मुझसे बच नहीं सकती तो वो चीजों को अपने आप ही चलने देगी भाई। जब तक वो रोज के टास्क पूरे करने में मेरा साथ देगी और जानबूझकर मुझे गुस्सा नहीं दिलाएगी, तब तक सब सही रहेगा। सच में ये काफी ज्यादा शांति भरा है, उसने अंदर सोचा। अपनी कड़वाहट में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हुए उसने सोचा, पिछले स्ट्रेटेजिस्ट के मुकाबले में मेरे तरीके तो एकदम सीधे और बहुत आसान कहे जा सकते हैं साला। कोई सोच समझकर करवाई गई एक्सीडेंटल मुलाकातें नहीं थी और ना ही झूठे प्यार वाले जाल थे। मैं तो सबसे ज्यादा बेसिक नाटक करने के लिए भी बहुत आलसी था। बस सीधा मुंह पर एकदम खौफनाक तरीके से धमकियां देता था, जिसने उसे फालतू सोचने और मेरा अगला कदम गैस करने की सारी मेहनत से बचा लिया था। उसे रोज सुबह इस डर से नहीं उठना पड़ता था कि खाने में कोई नशा ना हो और बाहर भी हर तरह के फालतू लफड़ों और एक्सीडेंट्स का सामना नहीं करना पड़ता था और ना ही अलग कारणों से बार बार किडनैप होना पड़ता था। रुयान की आंखों में खुद का मजाक उड़ाने वाला एक लुक चमका। उसने डेस्क पर सोते हुए मुझे देखा। मेरी वो एकदम खुली और सीधी धमकियों ने उल्टे उसे अंदर से एक बहुत ही अजीब सी तगड़ी सुरक्षा की शानदार फीलिंग महसूस करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। झू यिंग बहुत बुरी तरह हैरान होकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देख रही थी, जो अचानक दुनिया से परेशान लग रही थी। उसे जरा सा भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक छोटे दिन में किन चीजों से गुजरी है। रुयान ने झू यिंग की एकदम साफ मासूम आंखों में देखा, गहरी सांस ली और हाथ उठाकर दोस्त के
कंधे को थपथपाया जैसे उसने इस दुनिया की सारी असलियत और मोह माया देख ली हो। तुम नहीं समझोगी। ये सब सुनकर झू यिंग के मुंह का कोना अजीब तरह से फड़का। पागल लड़की पलक झपकते ही दोपहर का वक्त हो गया और ये एकदम तीसरी बार था जब रुयान की नजरें बहुत तेजी से घूमकर सीधा क्लास के अंदर मेरी तरफ ही पड़ी। नीचे राइट वाले कोने में मेरी सीट की तरफ खिड़कियों के पर्दों के बीच खाली जगह से शाम के सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी, जो सुनहरी रोशनी की एक चमकीली लकीर मेरी डेस्क पर डाल रही थी। मैं अपने हाथ पर सिर रखकर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मेरे मुलायम बाल मेरी एक समान लगातार चलती सांसों के साथ हिलते थे, साथ हिल रहे थे। पूरी सुबह मजे में बीत चुकी थी, बस बीच में मैं एक बार वॉशरूम गया था और मैंने अपना बाकी का पूरा टाइम मजे से क्लास के अंदर सिर्फ सोने में ही बिता दिया था। रुयान खुद को बहुत ज्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि अगर मैंने टास्क पूरा किया तो वो जल्दी आज़ाद हो जाएगी, लेकिन ये देखकर कि दोपहर का सिर्फ आखिरी पीरियड बचा है और मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, रुयान ने चुपचाप अपनी नजरें वापस खींचकर मुझे देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसे अचानक लगा कि इस बार वो राजा की जगह बेकार में चिंता करने वाले मंत्री की तरह है। मेरा सिस्टम मुझे आज सब कुछ याद क्यों नहीं दिला रहा है। रुयान ने अपना माथा मला और झू यिंग के साथ स्पोर्ट्स फील्ड जाने के लिए तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनकी एकदम आखिरी क्लास पीई की थी। उसे अचानक लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। मुझे टास्क पूरा करने की जल्दी नहीं थी, वो यहाँ फालतू में चिंता क्यों कर रही थी। क्या हो, अगर मैं आज ये टास्क बिल्कुल करना ही न चाहूँ फिर तो उसका पूरे दिन का डरना और घबराना एकदम पूरी तरह बेकार जाएगा। जब तक मैं बड़े आराम से टहलता हुआ वहाँ स्पोर्ट्स फील्ड पहुंचा। क्लास को शुरू हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। बाकी सब बच्चे पीई टीचर के कहने पर लैप्स लगा रहे थे। टीचर मेंग ने पहले ही बाकी के सब्जेक्ट टीचर से बात कर ली थी और उन्हें मेरी हरकतों पर आंखें मूंदने को कहा था। तो जब उस पीई टीचर ने मुझे बहुत लेट से फील्ड में आते हुए देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस बहुत हल्के में अपना हाथ हिलाया और मुझे खुद ही बैठने की जगह ढूंढने का इशारा कर दिया। रुयान की नजरें अपने आप ही पूरे स्पोर्ट्स फील्ड को बहुत अच्छी तरह से पूरी स्कैन करने लगी। फील्ड स्टैंड्स, पेड़ों की घनी छांव और स्पोर्ट्स का सामान रखने वाली जगह को देखा, पर मैं वहां दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। झू यिंग ने उसकी नजरों का पीछा किया। तुम किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। रुयान ने खुद को लकी माना लग रहा था कि आज के दिन मैं उसे ऐसे ही छोड़ रहा था। उसके बगल में झू यिंग ने हाथ में बैडमिंटन रैकेट पकड़ रखा था और उसे अपने साथ खेलने को पूछ रही थी। रुयान चुपचाप से झू यिंग के पीछे बैडमिंटन कोर्ट की तरफ नजर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसकी नजर अचानक स्टैंड्स के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में मौजूद घने अंधेरे में किसी चीज पर बहुत तेजी से जाके पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई आराम से अपने पैर हिला रहा हो। रुयान पास जाकर गौर से देखने ही वाली थी, लेकिन वो इंसान अचानक स्टैंड से छलांग मारकर नीचे कूद गया और फील्ड की ईस्ट साइड में लगे पेड़ के ठीक नीचे बने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम की तरफ बड़े मजे से चलकर सीधा जाने लगा था। इस कोने को मजाक में स्टूडेंट्स डेटिंग वाली पवित्र जगह बुलाते थे और ये एकदम सही मौका था क्योंकि प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ एक कपल मजे करने के लिए यहाँ आया से छुपकर मिलने आया था। लड़का काफी हैंडसम था और लड़की के नैन नक्श बहुत प्यारे थे। दूर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक खूबसूरत सी पेंटिंग लग रहे थे। जवानी के जोश से भरा हुआ एक सच्चा प्यार। लेकिन मैं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम में लेटा हुआ अपने फोन पे मजे से खेल रहा था। अगर मैंने उनकी वो पूरी बातचीत अपने दोनों कानों से नहीं सुनी होती तो शायद मुझे भी यही लगता कि ये खूबसूरत सा कैंपस रोमांस है। उस लड़के ने बड़े आराम से अपना हाथ लड़की की पतली कमर पर रखा और अपना सिर उसकी गर्दन के पीछे छुपा लिया। कैक्सिन दीदी, आप उसके साथ आखिर कब अपना ब्रेकअप करने वाली हो? लड़की उस लड़के की मजबूत बाहों में एकदम आराम से सिमट गई और उसे बहुत शर्माते हुए देखने लगी। कल जब मैं उसके घर जाऊंगी तो उसे सीधा बता दूंगी कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। क्या तुम आज रात बाहर रुकना चाहोगी? कैक्सिन दीदी, क्या होगा अगर वो बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो गया? वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसके अलावा आखिर वो मेरा खुद का भाई है। लेकिन कैक्सिन दीदी, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हाल में उसे बिल्कुल नहीं सौंपना चाहता। अपने बॉयफ्रेंड की इतनी गहरी फिक्र और प्यार भरे शब्दों सुनकर उस लड़की ने उसे प्यार से किस किया और फिर एक ठंडी हंसी हंसते हुए एकदम इग्नोर करके बोली, इसमें डरने वाली क्या बात है? मेरे होते हुए वो तुम्हें छूने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। जानू, अगर उसका बाप स्कूल बोर्ड मेंबर ना होता तो वो जाबोटा किस खेत की मूली है। जब मैं पहली बार उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी तो क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी माँ और मेरी माँ अच्छी सहेलियां हैं, वरना क्या मैं उसकी तरफ देखती भी? अब जब उसकी माँ मर चुकी है तो देखना मैं उसे घास भी नहीं डालूंगी। लड़के उस लड़की की नजरों से बचकर कोने में खड़े उस लड़के के चेहरे पर एक कमीनी जीत वाली मुस्कान थी। वो बोला, दीदी, मेरे पापा तैयारी कर चुके हैं, बहुत जल्द ही तुम भी स्कूल बोर्ड मेंबर के इकलौते बेटे बन जाओगे, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सुनकर उस लड़के ने अपना शातिर चेहरा बदला और आंखों में झूठी मासूमियत भर ली। जब सही वक्त आए तो मेरे भाई से नरमी से पेश आना, क्योंकि पहले मैंने ही उसके साथ गलत किया है। ये सुनकर उस लड़की ने उसे बड़े प्यार से तसल्ली दी। वो मक्खन लगाते हुए बोली, मेरी जान, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे ही करती हूँ और ये पक्की बात है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें उस नालायक के लिए गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग सही कहते हैं जिसे प्यार न मिले, असल में हड्डी वही होता है। मुझे जाबोदा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। उसकी माँ नहीं होती तो मैं उसके साथ कभी नहीं रहती। अगर उन दोनों के बाहर खड़े उस रखवाले ने अचानक ये नहीं बोला होता कि कोई आ रहा है तो वो दोनों पूरा कांड कर देते। उनके कपड़े ठीक करके खिसकने के बाद मैं पर्दे के पीछे से बाहर निकला। उस लड़के के मुंह से जाबोदा का नाम सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक धुंधला सा चेहरा उभर कर सामने आया।
क्या भसड़ मच गई है मेरी इस जिंदगी में। मुझे याद आया कैसे मुझे बाथरूम में बंद करके थप्पड़ मारे गए, गंदा पानी पीने पर मजबूर किया गया और जमीन पर घुटनों के बल बिठाकर कुत्ते की तरह भौंकने को कहा गया। उस जाबोदा ने असली मालिक के साथ जो बदमाशी की थी वो जियाओ जिबो से भी कहीं ज्यादा घटिया थी। मैंने तुरंत फोन निकाला और जाबोदा की सारी जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की। बस एक ही पल में वो सारी जानकारी मेरे फोन पर आ गई जिसके बारे में वो प्रेमी जोड़ा बात कर रहा था कि जाबोदा स्कूल बोर्ड मेंबर जी जियानघुआ का इकलौता बेटा है। क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी इसलिए उसने पिछले हफ्ते ही एक लंबी छुट्टी ले ली थी। मैंने हाल फिलहाल में उसे क्लास में नहीं देखा है, लेकिन ठीक कल ही जाबोदा की माँ की बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो बेचारी ऊपर से धार गई और वो लड़की जो अभी यहाँ थी वो जाबोदा की गर्लफ्रेंड वांग केक्सिन थी जो सहेली की बेटी है। वो लड़का तो और भी ज्यादा दिलचस्प मोहरा था। वो जी जियानघुआ का नाजायज बेटा था जिसे परिवार से छुपकर बाहर पाला गया था और उसका असली नाम जी हाओ था। जी हाओ की माँ जी जियानघुआ का पहला प्यार थी। असल में जी जियानघुआ ने समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लालच में अपने पहले प्यार को धोखा देकर जाबोदा की माँ से शादी की। बाद में वो पहला प्यार उसे ढूंढते हुए वापस आ गई और बोली कि वो सच में उससे प्यार करती है, उसे कोई हैसियत नहीं चाहिए, बस हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तो वो दोनों पुराने प्रेमी फिर से एक साथ हो गए। जब मिसेज जी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वो पहला प्यार भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मिसेज जी दिखने में कुछ खास नहीं थी और तो और उनका स्वभाव भी बहुत तेज और कड़क था। हालांकि शुरू में उन्होंने प्यार के लिए शादी की थी, लेकिन वो हमेशा अपने पति को उसकी छोटी हैसियत की वजह से नीची नज़र से देखती थी। उसने जाबोदा को भी बहुत घमंडी और दादागिरी करने वाला बिगाड़ कर रखा था। किस्मत से उसके नंबर बुरे नहीं आते थे, वो हमेशा ग्रेड के टॉप 5 बच्चों में अपनी जगह बना ही लेता था। दूसरी तरफ वो पहली प्रेमिका बहुत खूबसूरत थी। वो ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत शांत और समझदार था। एकदम सच्ची जीवनसाथी की तरह उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया जो बहुत संस्कारी थे। बेटे और बेटी दोनों के नंबर बहुत अच्छे आते थे और वो पूरे ग्रेड में टॉप 20 में अपनी जगह बनाए रखते थे। खासकर जाबोदा को जन्म देने के बाद मिसेज जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी और वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। ये सब देखकर वो आदमी अपनी पत्नी और जाबोदा से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और स्क्रीन को नीचे करते हुए पढ़ना जारी रखा। अब समझ आया कि जी हाओ ने वो बात क्यों कही थी। इस बार जब मिसेज जी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थी तो वो आदमी बाहर से दुखी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अस्पताल से निकलते ही वो अपनी पहली प्रेमिका के पास दौड़कर चला गया। वो अपने घर तक नहीं गया। उसने अपनी प्रेमिका से वादा भी किया कि जैसे ही उसकी पत्नी मरेगी कुछ समय बाद वो उसे घर ले आएगा ताकि उनका परिवार फिर से एक हो सके। और ये पहली प्रेमिका भी उतनी सीधी नहीं थी जितनी वो बाहर से भोली भाली दिखाई देती थी। मिसेज जी की बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता था। वो तो परसों तक एकदम नॉर्मल तरीके से सब लोगों से आराम से बातचीत भी कर पा रही थी, लेकिन उस पहली प्रेमिका ने अपना भेष बदला और छुपकर मिसेज जी से मिलने अस्पताल पहुंच गई और सीधा उनके मुंह पर अपने और उनके पति के नाजायज बच्चों का सारा काला सच उगल दिया। मिसेज जी जैसी टक्कर लेने वाली औरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उनके पति ने शादी के तुरंत बाद से ही उनकी पीठ पीछे किसी और औरत को अपनी रखैल बनाकर रखा हुआ है। वो गुस्से से इतनी ज्यादा पागल हो गई कि सीधा इमरजेंसी रूम में पहुंच गई। हालांकि बाद में उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन वो एक गहरे कोमा में चली गई। कल रात तक एक नर्स की लापरवाही के कारण उनकी हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से आखिरकार उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मेरी उंगली फोन की स्क्रीन पर रुक गई। मेरी नज़र मिसेज जी की मौत के असली कारण पर टिक गई। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उनके सारे अंगों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था, जिसका कारण किसी को नहीं पता। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। मेरी आंखों की गहराइयों में एक बहुत ही गहरी और मतलब भरी मुस्कान चमक उठी। मैंने पन्ने को और नीचे खिसकाया। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो पहली प्रेमिका एक जानी मानी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग से ग्रेजुएट थी। ये तो सच में एक बहुत ही गजब का और दिलचस्प इत्तेफाक है। मैंने याद किया जो वांग केक्सिन ने अभी अभी कहा था। मेरी आंखों में दूसरों की बर्बादी देखकर मिलने वाली खुशी अब और भी ज्यादा बेकाबू हो गई थी। उसकी सगी माँ अभी अभी इस दुनिया से गुजरी थी और उसके बाप ने तुरंत अपनी उस रखैल और उन जुड़वां बच्चों को अपने घर लाकर बिठा लिया जो उससे उम्र में सिर्फ 5 महीने ही छोटे थे, और पूरे समाज में ऐलान कर दिया कि उसकी माँ के शोक का समय खत्म होने के बाद वो दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहता था तो उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ना जाने कब से उस नाजायज बेटे के साथ रंगरलियां मना रही थी और अब तो वो उससे अपना सारा रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। जब मैंने जाबोदा के आने वाले कल और उसके अंजाम के बारे में सोचा तो मैंने अपना सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। ये सच में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जाबोदा तो पहले से ही एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था और अब उसके सिर से उसकी माँ का साया और उसकी पूरी सुरक्षा हमेशा के लिए छिन चुकी थी। उस पहली प्रेमिका के परिवार वालों से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो सब मिलकर उसे एक सड़क के कुत्ते की तरह नचाने वाले थे। मेरी आंखों में एक बहुत ही शातिर और कमीनी चमक दौड़ गई। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई आसानी से मुझे देख ना सके और वहां जाकर शांति से बैठ गया, इस उसूल के साथ कि जितना बड़ा लफड़ा होगा तमाशा देखने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। दुश्मन का दुश्मन हमेशा अपना पक्का दोस्त होता है। मैंने थोड़ा समय निकालकर जाबोदा के बाकी बच्चों को परेशान करने और उसके एग्जाम में चीटिंग करने के सारे पक्के सबूत एक साथ जमा कर लिए। मैंने उन सबको एक फोल्डर में पैक किया और सीधा जी हाओ के नंबर पर भेज दिया। इस तरह के फालतू और सिरदर्द वाले मामलों में मेरी जैसी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं अक्सर दूर रहना ही पसंद करता हूं, लेकिन आपको तो पता ही है कि जब बात दूसरों की जिंदगी में आग लगाने की हो,
खास तौर पर उन लोगों की जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, तो फिर ना तो मुझे कोई थकान होती है और ना ही मैं किसी भी परेशानी से डरता हूँ। ये सारे कांड करने के बाद मैं एक सुकून भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया ये देखकर कि जी हाओ को वो सारे सबूत मिल गए हैं। उसने तुरंत मुझे एक मैसेज टाइप करके भेजा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। मैंने बहुत ही मज़े लेते हुए जी हाओ को एक छोटा सा रिप्लाई किया, मुझे अपनी उम्मीदों से निराश मत करना। दूसरी तरफ से जी हाओ ने बहुत ही तेजी से मुझे वापस जवाब दिया, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इस बड़े एहसान के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूं कि मैं इन सारी चीज़ों का पूरा इस्तेमाल करके इनका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाऊंगा। मैंने उस रिप्लाई को देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। स्कूल खत्म होने में अभी भी पूरे 10 मिनट बाकी थे। डूरियन ने सोचा कि कैसे उसने मुझे पूरी क्लास के दौरान एक बार भी नहीं देखा था और आज का दिन अब बस खत्म ही होने वाला था। ऐसा लगता है कि मैं आज उससे मिलने नहीं आने वाला। उसने चैन की एक बहुत ही लंबी सांस छोड़ी। उसके दिल की वो तार जो पूरे दिन से एकदम कसी हुई थी वो फाइनली थोड़ी ढीली पड़ गई, लेकिन सुकून के इस एहसास के बीच जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। उसे बिना वजह के एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जिससे वो चिड़चिड़ी हो गई। लियू रुयान वॉशरूम में ख्यालों में खोई थी। बाहर आते ही उसे आवाज़ें सुनाई दी। बातें सुनकर उसके तो होश उड़ गए और वो सुन पड़ गई। वो बोले, चाबी मिल गई। हाँ बिल्कुल, चलो पहले चलकर मिलते हैं। चियांग जी वहाँ पर पहरा दे रहा है। उसने मुझे बताया कि मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ और चाबी क्लास 6 के उस हुमिंगहुई के पास है, जो कि स्पोर्ट्स का एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। जो दूसरा लड़का बात कर रहा है वो भी क्लास 6 का ही है, जिसका नाम लियांग वेन है, और वो लड़का जो अभी मेरे लिए बाहर पहरा दे रहा था, पेंग मिंगयांग, उसी की क्लास से है। ये सारे लड़के उस जिबो के पक्के वाले गुर्गे हैं और यही वो नीच लोग हैं जो अक्सर उसके साथ मिलकर बिना किसी वजह के मुझे बहुत परेशान करते हैं। लियू रुयान ने अपनी भौहें एकदम बहुत ज़्यादा सख्ती से सिकोड़ ली। क्या मुझे जाकर उसे सावधान करना चाहिए? उसके पास मुझसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता बिल्कुल नहीं है और वैसे भी हम करीब नहीं हैं। उसका इस तरह अचानक से मेरे पास भाग कर आना बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रुयान ने तय किया, छोड़ो यार, इतनी घटिया और छोटी चाल मुझे किसी भी हाल में फंसा बिल्कुल नहीं सकती है। जब सही समय आएगा तो ये बात पक्की भी नहीं है कि आखिर सबक किसे सिखाया जाएगा। वो बिना बात के इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रही है? रुयान ने खुद को अंदर ही अंदर समझा लिया, लेकिन पूरे रास्ते भर उसका दिमाग सिर्फ हो मिंगहुई और लियांग वेन की बातों से ही भरा हुआ था। भले ही उसने पहले से ही इस फालतू बात को इग्नोर करने का पक्का फैसला कर लिया हुआ था। जब उसने देखा कि आज झू यिंग की ड्यूटी है और स्पोर्ट्स का सामान वापस करने की बारी उसी की है, तो रुयान ने जादू के असर में वो सामान ले लिया और अपनी दोस्त झू को पहले घर जाने को कहा और बोली कि वो खुद इसे वापस रख देगी। इसे बस उस ड्रिंक का एहसान चुकाना समझो जो उसने पिलाई थी। रुयान ने खुद को समझाया, हाँ वो बस अपनी दोस्त का एहसान चुका रही थी और मुझे सावधान करना तो बस एक बहाना था। इस सबसे अनजान झू बहुत भावुक दिखी और उसने सीधा उसे अपनी गॉड मदर ही बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन भावुक होने के साथ उसे बहुत ज़्यादा शक भी हो रहा था कि रुयान आखिर कब से इतनी ज़्यादा अच्छी और काम के लिए जोश से भरी बन गई है। रुयान स्पोर्ट्स के पूरे भारी सामान की एक टोकरी उठाकर बड़े आराम से मैदान के पार ले गई। बहुत सारी क्लासेस पहले ही इकट्ठा हो रही थीं और घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गईं। जैसे ही वो इक्विपमेंट रूम के थोड़ा और करीब पहुंची, उसने जानबूझकर अपने कदमों की आवाज़ को बिल्कुल हल्का कर लिया और एकदम चुपके से बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ चारों तरफ देखने लगी थी। जिस मिंगयांग को रूम की रखवाली करनी थी वो वहाँ दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लोहे का दरवाज़ा हल्का खुला था और हवा में धीमी आवाज़ करके चरमरा रहा था। रुयान ने अपने कंधे का जोर लगाकर दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। अंदर घुसते ही रबर और बहुत सारी पुरानी धूल की एक अजीब सी मिली जुली महक सीधा उसके चेहरे पर आकर टकराई थी। रूम की उस बहुत ही ज़्यादा हल्की रोशनी के नीचे उसने उस बड़ी सी टोकरी को एक मैट पर रख दिया। चीज़ों को जमाते हुए रुयान ने आधे से भी ज़्यादा रूम को अच्छी तरह छान मारा था, लेकिन मैं उसे वहाँ कहीं नहीं मिला ये देखकर कि सच में वहाँ पर कोई नहीं था। उसने बिना किसी वजह के अंदर से एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली थी। जैसे ही उसने बिना सोचे समझे किए गए अपने बेवकूफ़ी भरे कामों के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। मैं बेकार में ही इतना परेशान हो रही थी। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके ठीक पीछे से एक शांत आवाज़ गूंजी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? रुयान की आंखें एकदम डर के मारे सिकुड़ सी गईं। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से मुड़कर उस आवाज़ वाली दिशा की तरफ देखा। रूम के पीछे राइट वाले कोने में खिड़की के ठीक बगल में पर्दा हवा से हल्का उठ गया हुआ था। शाम की ठंडी हवा से वो पर्दा वापस नीचे गिर गया। बिल्कुल किसी नाटक के मंच वाले पर्दे की तरह मैं खिड़की के सहारे आधा झुका हुआ खड़ा था। मेरा शरीर बार बार सामने छुप और दिख रहा था। मेरे मुंह का एक कोना हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था। मेरे होठों पर एक बहुत ही बेपरवाह सी मुस्कान थी, लेकिन मेरी आंखों में कोई खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। रुयान ने बहुत ज़्यादा घबराकर थूक निकला। उसे दूसरों के मामलों में पड़ने पर थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब जब वो यहाँ आ ही गई थी तो उसने मुझे सब बताने की तैयारी कर ली जो सुना था। जैसे ही रुयान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसने देखा कि मैं उसे बाहर की तरफ खिड़की से देखते हुए एकदम शांत रहने का सीधा इशारा कर रहा था। ये देखकर उसने चुपचाप एक कदम पीछे लिया और खुद को उस बास्केटबॉल हुप स्टैंड की घनी परछाई में पूरी तरह से छिपा लिया। उसने देखा कि जो दरवाज़ा हल्का खुला था उसे किसी हाथ ने अचानक तेज आवाज़ के साथ बंद किया। बाहर से दरवाजे को चाबी से लॉक करने की आवाज़ आने के साथ ही उन तीनों लड़कों की एकदम गंदी हंसी वहां गूंजी, जिसमें जूतों से दरवाजे पर लात मारने की जोरदार आवाज़ें मिली हुई ही थीं। मिंगयांग की भारी सी आवाज़ उस मोटे लोहे के दरवाजे के आर पार से सुनाई दी, चेन फैन।
क्या तुझे इस बंद रूम के अंदर छुपकर रहना ज्यादा पसंद है? वो तुझे अपने दिल की शांति के लिए यहाँ आराम से मजे में रुकने देगा। तू उस वक्त इतना ज्यादा अकड़ में क्यों था? क्या तेरा सारा सिस्टम हैंग हो गया है बे? बता मुझे। वेन की चुभने वाली आवाज तुरंत उसके बाद आई। जीबो का सिर अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ है। ये सब देखकर तो तू खुद से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा ना? साले बता। एक और जोर की लात पड़ी, दरवाजे का फ्रेम कांप उठा और हर तरफ धूल गिरने लगी। तेरी अभी भी लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तू सच में मार खाना चाहता है क्या? तू पहले मार खाने में बहुत अच्छा नहीं था? मिंगहुई जानबूझकर दरवाजे के बहुत करीब झुक गया और धमकी देने के लिए अपनी आवाज को एकदम गंदे तरीके से नीचा कर लिया। मैंने सुना है कि ये जगह पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करती थी। क्या तू दिमागी रूप से बीमार नहीं है? मुझे बस ये देखना है कि क्या कोई पागल भूतों से डरता है। हा 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 हा। बस थोड़ा सा इंतजार कर, मैं जीबो को सीधे वीडियो कॉल करता हूँ और उसे दिखाता हूँ कि मैं अंदर छुपा हूँ या नहीं। मुझे पता है, बाहर निकल। मिंगक्यांग ने कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर निकाला और फिर से उस लोहे के भारी दरवाजे पर लात मारी। हालांकि वो अभी थोड़ी ही देर पहले वॉशरूम होकर आया था, जिसमें कुल 3 मिनट से भी कम का समय लगा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो गया नहीं है। बाहर खड़े उन तीनों की बदतमीज वाली हंसी कानों में चुभ रही थी। मैंने उन्हें इतनी जोर से चिल्लाते हुए सुना जैसे वो सच में आसमान ही फाड़ देना चाहते हों। मिंगक्यांग का हाथ बहुत अजीब तरीके से खिड़की से एक अजीब से खतरनाक एंगल पर लटका हुआ था। उसका फोन बहुत तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। फोन की स्क्रीन पर जीबो का डरा हुआ चेहरा था, मिंगहुई और वैन। फिर अचानक अपने उस गहरे सदमे से एकदम से झटके में बाहर आ गए और वो घबराते हुए मिंगक्यांग को कंधों से पकड़कर खींचने लगे। जब उन्होंने उसे जोर से खींचा तो वो टूटा हुआ हाथ खिड़की के फ्रेम से रगड़ खाया और रोंगटे खड़े करने वाली तेज आवाज भी आई। जब तक उन्होंने आखिरकार उसे बाहर खींचने में कामयाबी पाई, तब तक दर्द के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो हाथ एक मरी हुई सांप की तरह लटक रहा ही था। मैंने रूम के अंदर से बहुत ही ज्यादा शांति के साथ उस फोन को उठाया। स्क्रीन की वो ठंडी रोशनी सीधा मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरे होठों की मुस्कान ने रुयान की रीढ़ में एक तेज सहरन दौड़ा दी थी। जिबो, मैंने स्क्रीन को बहुत हल्के से टैप किया और मेरी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। क्या तू इतनी बुरी तरह से मरना चाहता ही है? मिंगहुई एक गुस्से में पागल जानवर की तरह उसके उस टूटे हुए हाथ को बस घूरे जा रहा था। वो तुझे आज पक्का जान से मार देगा। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर घुसने ही वाला तो था। वेन ने उसे बहुत मजबूती से पकड़कर पीछे खींच लिया। हुई जी, जल्दबाजी बिल्कुल मत कर। वो जानबूझकर तुझे गुस्सा दिला रहा है ताकि तू दरवाजा खोल दे और वो आराम से भाग जाए। उसने अपनी आवाज को नीचा किया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वो अब अंदर कैद है। उसके पंख होते तो भी वो बच नहीं पाता। उससे निपटने के बहुत तरीके हैं, तो इतनी जल्दी क्या? मिंगहुई की सांसें धीरे धीरे पूरी तरह से शांत होने लगीं। उसके मुंह का कोना एक बहुत ही डरावने तरीके से मुड़ गया, उस खतरनाक चीज के बारे में सोचते हुए जो वो अपने साथ लाए हुए थे। तुझे बिल्कुल नहीं पता कि तेरे लिए क्या चीज अच्छी है। बस तब तक इंतजार कर जब तक तू मेरा पेशाब नहीं पी लेता। उनकी उन सारी धमकियों को सुनकर भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बस अपने फोन को खिड़की के पास टिका दिया ताकि जीबो बाहर का पूरा नजारा एकदम साफ देख सके। इसके बिल्कुल उलट रुयान ने मुझे बहुत ज्यादा चिंता से देखा। उसे भी यही लगा कि मैं जानबूझकर उन्हें भड़का रहा हूं ताकि वो लोग दरवाजा खोल दें। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। अगर वो हद पार करते और वो अंदर पेट्रोल या ऐसा ही कुछ और फेंक देते तो तभी उसने मुझे दरवाजे की तरफ चलते हुए और ताला खोलने के लिए धीरे से एक चाबी निकालते हुए देखा और अचानक डिंग बजा। आपकी इस यूनिवर्सल चाबी का इस्तेमाल एकदम सफलता के साथ कर लिया गया है। रुयान ने अचानक से सिस्टम का ये एक बड़ा अलर्ट सुना था। उस इक्विपमेंट रूम का भारी दरवाजा खुल गया। मैंने उन तीनों हैरान लोगों की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर धीरे से एक मुस्कान आ गई जो मेरी आंखों तक नहीं पहुंची थी। वो कोई असली मुस्कान नहीं थी, बल्कि वो शिकार को देखकर आने वाली लालच और अंदर के पूरे खौफनाक मजे की बस एक झलक थी। सबसे पहले मिंगहुई ने रिएक्शन दिया। वो गाली बकते हुए अपनी मुट्ठी घुमाकर मेरी तरफ दौड़ा, साला 2 कौड़ी का नीच इंसान। इसके बाद लियू रुयान ने जो देखा वो एक तरफा कुटाई थी, एकदम सिस्टम फाड़। उसने देखा कि कैसे मैंने हल्का सा सिर झुकाकर उसके मुक्के को चकमा दिया। वो डर के मारे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और उसका टूटा हुआ हाथ एकदम बेजान होकर नीचे लटक रहा था। अब वो सिर्फ अपने सही सलामत उल्टे हाथ से कांपते हुए फोन का लॉक खोल पा रहा था। उस शांत कमरे में उसके फोन की रिंगटोन की आवाज कानों में बहुत तेज चुभ रही थी। हर एक रिंग उन तीनों के दिमाग की नसें फाड़ रही थी। जैसे ही सामने से कॉल उठी, पेंग मिंगक्यांग तो फूट फूट कर रोने ही वाला था। उसकी तो पूरी तरह से फटकर हाथ में आ गई थी। जियाओ जीबो, मेरी बात सुन। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कॉल कट गई। वो खाली नजरों से बस स्क्रीन को घूरता रह गया। उसका तो पूरा पोपट ही हो गया था। हार न मानते हुए उसने दोबारा कॉल मिलाई। इस बार सीधा वॉइसमेल पर चला गया। जब उसने तीसरी बार ट्राई किया तो रिसीवर से एक ठंडी सी कंप्यूटर वाली आवाज आई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। अरे यार, उसने अपना फोन बंद कर लिया है। मिंगक्यांग की आवाज में रोना भरा हुआ था और उसकी हालत देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा था। फोन उसकी उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गया। उसका सारा डर अब भयंकर नफरत में बदल चुका था। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, साला कमीना कहीं का। भड़काया तो उसी ने था। हम सबको मैंने जोर से ताना मारा। मेरी उस हंसी को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अरे बाप रे, लगता है तुम्हारे जिगरी भाई ने तुम्हें बीच मझधार में धोखा दे दिया। तो अब सॉरी चैनफेन, हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये देखकर कि अब वो जियाओ जीबो के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। उनकी तो पैंट ही गीली हो गई थी। मिंगहुई कुत्तों की तरह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। लियांगवेन और मिंगक्यांग भी अपनी जान की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दो, हम सच में दोबारा ऐसा कोई लफड़ा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। उनके पूरे शरीर में हो रहा दर्द उन्हें एक बहुत ही भयानक खौफ में धकेल रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ऐसा घटिया अंजाम होने वाला है।
मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में ज़रा सी भी नरमी नहीं थी। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को छोटे अंधेरे कमरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब बात ऐसी है तो अंदर जाओ और खुद ही मज़े लेकर देखो। मैंने सीधा उन सबको एक एक करके उठाया और कचरे की तरह उठाकर इक्विपमेंट रूम के अंदर फेंक दिया। मैंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने मिंकियांग का फ़ोन उठाया और सिस्टम को दुनिया का सबसे डरावना म्यूजिक उस फ़ोन पर सेंड करने का तगड़ा वाला कमांड दे डाला। फ़ोन की स्क्रीन बहुत ही अजीब तरीके से अपने आप चालू हो गई और सैकड़ों डरावने गानों ने बाढ़ की तरह उस फ़ोन के स्टोरेज स्पेस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। स्टोरेज भर गया। सिस्टम ने भी बहुत ही समझदारी दिखाते हुए ऑडियो के सारे पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एकदम खतरनाक तरीके से सेट कर दिया था, जिससे हर एक धुन में रोंगटे खड़े कर देने वाली वाइब्रेशन पैदा हो रही थी। इस सिस्टम ने खास तौर पर इसमें थोड़ा और तीखा तड़का अपनी तरफ से लगा दिया है। उस रोबोटिक आवाज़ ने पूरे घमंड के साथ अपनी तारीफ की। इस म्यूजिक को लंबे समय तक सुनने से किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बुरी तरह बिगड़ सकता है, जिससे उन्हें ऐसे भयानक वहम होने लगेंगे जैसे वो सब सच में उनके सामने हो रहा हो। मेरी गारंटी है वो अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक चीज़ देखेंगे। तुम ऐसे क्या ख्यालों में खो गई हो? चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने रुयान को बुलाने के लिए पीछे मुड़कर देखा। वो मेरे हाथ में मौजूद चाबी को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। सच में उसकी सारी चिंता एकदम बेकार थी। मेरा भला ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो सकता था? वो बस बिना किसी बात के इतना ज़्यादा परेशान होकर अपना ही दिमाग खराब कर रही थी। शायद मुझे उसकी ये दखलंदाजी थोड़ी इरिटेटिंग भी लग रही थी। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कि वो मेरे हाथ को घूर रही थी, मेरे हाथ में पकड़ी हुई उस मास्टर चाबी को। क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद आ गई? क्या वो एकदम से चौंक कर अपने होश में वापस आई? तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो उस चाबी को कुछ ज़्यादा ही देर से घूर रही थी। वो मुझे समझाने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। चाबी हवा में उड़ती हुई एक बहुत ही शानदार पैराबोला बना रही थी और वो बिल्कुल सटीक तरीके से उसकी हथेली में जाकर गिरी। उसने झटके से उसे पकड़ लिया। उस ठंडी धातु को महसूस करके उसकी उंगलियों में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। अगर तुम्हें यह पसंद है तो आज से ये तुम्हारी हुई। वो अपनी हथेली में रखी उस चाबी को खाली नज़रों से देखने लगी। उस चाबी के किनारे की बनावट बहुत ही अजीब थी और उसमें अभी भी मेरी उंगलियों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी, जो एक अजीब सी जलाने वाली फीलिंग दे रही थी। भाई तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? अचानक से एक गुस्से से भरी रोबोटिक आवाज़ मेरे कान में गूंज उठी, जिसने रुयान को इतना चौंका दिया कि चाबी लगभग उसके हाथ से गिर ही गई थी। वो एक मास्टर चाबी है। ये किसी भी ताले को खोल सकती है, भले ही तुम्हें पसंद ना हो। अगर तुम इसे दुकान में लिस्ट करते हो तो तुम इसे 1000 पॉइंट्स में बेच सकते हो। उस चिल्लाहट से मैं भी थोड़ा चौंक गया था। मैंने अपने दिमाग में बहुत ही ठंडे दिमाग से उस सिस्टम पर चिल्लाकर कहा, ये मेरा सामान है, मैं इसका कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या पंचायत है? अपना मुंह बंद रखो। वो सिस्टम तुरंत एकदम शांत हो गया और बस कुछ दुखी सी अजीब और खड़खड़ाहट वाली आवाज़ें निकालने लगा। उस मास्टर चाबी को देखने का रुयान का नज़रिया अब पहले से बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ सा हो गया था। उसके दिल में एक बहुत ही भावुक कर देने वाली फीलिंग उठ रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्लासमेट चेन, आपको अभी भी इस चाबी को वापस ले लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं असल में बहुत ही बढ़िया मूड में था, लेकिन रुयान के मुंह से ना सुनने के बाद मेरा चेहरा एकदम से गुस्से में तमतमा गया था। रुयान, आज तक किसी की भी मुझे मना करने की हिम्मत नहीं हुई है। क्या तुम सच में मेरी लाइफ में मना करने वाली सबसे पहली लड़की बनना चाहती हो? मैंने बहुत ही प्यार से पूछा। मेरी आवाज़ में लगभग कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उस शांत टोन के पीछे एक बहुत ही खौफनाक जज्बात को बुरी तरह दबाया जा रहा था, जो अंधेरे में गोते लगा रहा था। मेरी वो खतरनाक धमकी सुनकर रुयान के दिल में जो भी भावुक कर देने वाली फीलिंग उठ रही थी, वो पल भर में चकनाचूर हो गई। उसने पहले कभी किसी को ऐसे धमकी देकर गिफ्ट देते हुए नहीं देखा था। उसके हाथ में मौजूद वो चाबी उसे किसी जलते हुए अंगारे जैसी लग रही थी। उसने घबराकर अपनी बात पलट दी, लेकिन मुझे ये सच में पसंद है। थैंक यू क्लासमेट चेन, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे खुशी से रख लूंगी। इतना ज़्यादा शरीफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले में चलो एक दूसरे को ग्रीन बबल ऐप पर ऐड करते हैं। जैसे मैंने रुयान की आवाज़ में मौजूद उस घबराहट को सुना ही ना हो, ये देखकर कि उसने चाबी रख ली है। मेरा गुस्सा ऐसे शांत हो गया जैसे तेज़ धूप में कोई बर्फ़ पिघल रही हो। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने की स्पीड देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। मैंने अपना फ़ोन निकाला, उसका लॉक खोला और उसे रुयान के हाथ में थमा दिया। उसने घबराते हुए उस फ़ोन को पकड़ा और अपनी आदत के हिसाब से उसमें अपना सेकेंडरी अकाउंट टाइप करने लगी। लेकिन जब वो बस आधा ही टाइप कर पाई थी, उसने मुझे अपने बगल से बहुत ही शांति से पूछते हुए सुना, क्या तुम सच में मुझे यही वाला ग्रीन बबल ऐप का नंबर देना चाहती हो? रुयान का हाथ कांपने लगा और मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की और उस आधे लिखे हुए नंबर को काटकर अपना असली वाला पर्सनल अकाउंट डाल दिया। इसके बाद जब उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो मैंने बहुत ही तसल्ली के साथ अपना फ़ोन वापस ले लिया। मैंने रुयान को बाय बोलने के लिए हाथ हिलाया। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मत भूलना, उसने मुझे याद दिलाया और मुड़ गई और वो चुपचाप स्कूल के गेट की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, रुयान के कानों में सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, टिंग, आज का आपका मिशन रुयान का कॉन्टैक्ट नंबर लेना पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। रुयान के दिल में जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत और फीलिंग थी, वो भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, डेली मिशन भले ही लेट हो गया पर फाइनली आ ही गया ये इंसान। तो गिफ्ट देने में भी इतना ज़्यादा धौंस जमाता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने वाला इंसान। और अभी थोड़ी देर पहले उसे लगा था, क्योंकि रुयान ने अपने हाथ में रखी उस मास्टर चाबी को देखा, उसकी नज़रें अब पहले से बहुत ज़्यादा ठंडी होती जा रही थीं। अब अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।